बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। एक और हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती फ्राइडे मॉर्निंग के साथ आपके सामने चुकन काज़िम हाजिर है। जैसे कि आप जानते हैं जुम्मे का बाबरकत दिन है, तो हमने ऑफ कोर्स आपको जुम्मा मुबारक भी विश करना होता है और उसके साथ साथ एक रिक्वेस्ट भी होती है कि आज के दिन जब नमाज़ पढ़ेंगे और दुआ के लिए हाथ उठाएंगे तो हमें भी ज़रूर अपनी दुआओं में शामिल कीजिएगा। आप भी हर लम्हा हमारी दुआओं का और दिल की धड़कनों का हिस्सा तो रहते ही हैं। व्यूअर्स, आज आपसे बात करनी है एक ऐसी चीज़ की जिसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। आजकल वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं और कुछ ऐसी भी इन्फेक्शंस हैं जिनके बारे में सुन के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और अपसेट भी हो रहे हैं। हम बल्कि 2-3 दिनों से नोट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे मंकी पॉक्स से रिलेटेड बहुत सी जो है अजीबोगरीब ख़बरें भी आ रही हैं, लोग बहुत सी चीज़ें पोस्ट भी कर रहे हैं। अब मंकी पॉक्स आखिर है क्या, इससे रिलेटेड तो हम आज आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो भी लेटेस्ट चीज़ हो रही होती है, कोई इशू होता है, पेंडेमिक होता है, कोई न्यूज़ होती है, तो वो हम ज़रूर आपके साथ शेयर करते हैं। तो इससे रिलेटेड हम आज इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करेंगे और उसके साथ साथ आज मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। देखिए व्यूअर्स, कोविड जब आया था तो लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतियात की और अक्सर लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ा था और बहुत ज़्यादा हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ा। मास्क पहन रहे थे, हाथ धो रहे थे, एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग थी और ये बड़ा मुश्किल वक्त था। लेकिन अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा सोचें तो क्या आपने नोट किया है कि कोविड के बाद और जब लोगों ने मास्क पहनने छोड़ दिए और एहतियात करनी छोड़ दी तो बीमारियां दूसरी जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपस में फैलनी शुरू हो गई। पूरी सर्दियां, पूरा विंटर जो है आपने भी नोट किया, मैंने भी नोट किया, मैं भी बार बार बीमार हुई, घर वाले भी बीमार हुए। मतलब पूरे पाकिस्तान में, नॉट जस्ट पंजाब साइड बट ऑल ओवर पाकिस्तान, कभी कोई इन्फेक्शन हो रही थी, कभी कोई इन्फेक्शन हो रही थी और लोग बहुत ज़्यादा बीमार भी हो रहे थे और तंग हो रहे थे। अच्छा, इसी तरह अब अगर हम दूसरी चीज़ों की बात करें, आजकल फॉर एग्ज़ाम्पल टाइफाइड के बारे में लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, कॉलरा का भी इशू आ रहा है। बल्कि मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई थी कि कौन कौन सी बीमारियां जो हैं, मीज़ल्स की अगर आप बात करें, मम्प्स की बात करें जिनको हम कनपेड़े भी आई थिंक कहते हैं, चिकन पॉक्स की बात करें, तो ये बीमारियाँ काफ़ी ज़्यादा फैलना शुरू हो गई हैं और इसके पीछे रीज़न बहुत सिंपल है, एहतियात नहीं कर रहे। देखिए व्यूअर्स, सफाई निस्फ़ ईमान है। हाथ धोना, अपने आप को नीट एंड क्लीन रखना, अपने एरियाज़ को डिसइंफेक्टेड रखना, ये तो सफाई और एक नॉर्मल डे टू डे ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो अगर हम इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल रखें रेगुलरली तो ये बहुत अच्छी बात होगी। नमाज दिन में 5 दफ़ा पढ़नी है, वज़ू करना है, तो सफाई तो वहाँ पे हो ही जाती है। लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग उस वक्त तो रखने की कोशिश करें जब अपनी तबीयत ख़राब होती है या दूसरे की तबीयत ख़राब होती है। मैंने बड़ी दफ़ा देखा है, लोग कहते हैं नहीं नहीं मुझे ज़ुकाम है, मुझे मिले ना, लोग फिर भी जाके कहते हैं नहीं नहीं जी खैर है। अच्छा, अब आप मिले, आपको भी वो इन्फेक्शन लग गई, फिर आप घर आए, आपके सारे घर वालों को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को वही इन्फेक्शन हुई, फिर उनसे आगे और लोगों को लगी। तो थोड़ी सी अगर हम एहतियात कर लें तो क्या ये बेहतर नहीं होगा? चिकन पॉक्स अब एक ऐसी बीमारी है कि मतलब अगर बच्चों को चिकन पॉक्स हो जाते हैं तो फिर उसके बाद अगर आप उनको स्कूल वक्त से पहले भेज दें, होता ये है कि अक्सर लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा चलो अब दाने तो ख़त्म हो गए हैं, इन्फेक्शस पीरियड अगर है भी तो खैर है, नज़र तो नहीं आ रहे, चलो स्कूल भेज देते हैं। सारे स्कूल के क्लास फेलोज़ जो हैं उस बच्चे के और आगे से उनके भाई बहन भी बीमार हो जाते हैं। तो एहतियात मेरे ख़्याल से एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है और हम हमेशा कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन द क्योर। तो थोड़ा सा अगर हम दूसरों का भी ख्याल रखें, देखिए खुद हम बीमार हो जाते हैं। कोविड में भी एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि जो यंगर जनरेशन थी उनका तो इतना ज़्यादा इशू नहीं था, लेकिन जो बुज़ुर्ग थे, बहुत से लोगों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए कोविड जो है वो जानलेवा जो है वो प्रूव हुई। इसीलिए उस वक्त भी एहतियात की बात हो रही थी और अब भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ व्यूअर्स एहतियात करें। टाइफाइड कॉलरा के तो हर साल आई थिंक हर 2 साल जो हैं वो हिफाजती टीके लगते हैं। अगर आप जाएं और उनसे रिक्वेस्ट मतलब अपने मुआलिज से कहें कि जी आपने टाइफाइड का इंजेक्शन लगवाना है तो वो आपको लगा देंगे, तो एटलीस्ट एक ये एहतियात तो हो जाती है। स्पेशली जब बच्चे पानी में खेलते हैं, स्विमिंग करते हैं, बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो ये हो जाता है। और बाय द वे मुझे हो गया था टाइफाइड।
आई स्टिल रिमेंबर कोई 10-12 साल पहले मुझे टाइफाइड हुआ, उसके बाद मुझे कोई टाइफाइड मुझे लगा कि ख़त्म हो गया है, मैंने अपनी दवाइयाँ भी पूरी नहीं ली, उसके 2-3 हफ्ते के बाद फिर मुझे रिलैप्स हुआ टाइफाइड का, और वो पहले वाले टाइफाइड से कई गुना ज़्यादा बुरा था। तो ये बड़ी पेनफुल और बड़ी अननेसेसरी बीमारियां होती हैं जिनको हम अवॉइड भी कर सकते हैं एहतियात करके। सो प्लीज़ एहतियात करें। अगर ख़ुद बीमार हैं, घर वाले बीमार हैं, तो ज़रा लोगों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, और अगर कोई ऐसी बीमारी है जो डॉक्टर ने आपको कह दिया है कि ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शस है, ये दूसरों को लग सकती है, तो प्लीज़ दूसरों से अपना फासला बरकरार रखें और अपने घर वालों से भी थोड़ा सा कोशिश करें कि अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें। एंड ऑफ कोर्स जो बीमारी एक से दूसरे को लगती है, जब हम किसी और को लगा देते हैं तो फिर हमारे ऊपर वो चीज़ आ जाती है ना कि हमने उनको और उनके पूरे ख़ानदान को बीमार कर दिया। खैर, इनफ लेक्चर्स फॉर नाउ। मंकी पॉक्स से रिलेटेड अलबत्ता हम ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि ये भी एक इन्फेक्शस बीमारी है और लोग बड़े पैनिक में आए हुए हैं कि आए हाय कहीं ये कोविड की तरह का पेंडेमिक तो नहीं है। तो ये सब डिटेल्स जो हैं हम बाद में लेंगे। अलबत्ता आपने अगर हमसे रब्ता करना है तो आप हमसे फेसबुक पर भी रब्ता कर सकते हैं और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे ज़ूफ़िशा मुरीद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ूफ़ी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बल्कि ज़ूफ़िशा से शुरू होने से पहले पूछी थी, मैंने कहा ज़ूफ़िशा, अब आपका नाम तो बड़ा खूबसूरत है लेकिन लाड में प्यार में आपको क्या बुलाया जाता है? तो फिर उन्होंने कहा ज़ूफ़ी। मैंने कहा कहीं ये ना हो कि लोग आपको ज़ू बुलाएं, ज़ू तो फिर चिड़ियाघर हो जाता है, तो फिर एक इंसान को आप चिड़ियाघर के साथ ज़्यादा लाड में बुला लेते हैं। कभी कभी ज़ू भी बुला लेते हैं। अच्छा चले, ये अम्मी बुलाती हैं, दोस्त बुलाते हैं। दोस्त बुलाते हैं। अम्मी क्या बुलाती है लाड में? अम्मी ज़ूफ़िशा अम्मी कहती हैं। ज़ूफ़िशा हाँ, पूरा नाम? अम्मी पूरा ज़ूफ़िशा कहती हैं। हाँ, वैसे बड़े यही कहते हैं कि नाम पूरा लेना चाहिए, नाम को बिगाड़ना नहीं चाहिए। अम्मी पूरा नाम लेती हैं। अम्मी पूरा नाम लेती हैं। अच्छा, हमारे यहाँ हमारी फैमिली में तो हर किस्म के नाम लिए जाते हैं। अब मेरा असल नाम सैयदा मेहरबानो काज़िम है। अच्छा, मेरी बड़ी बहन का नाम है सैयदा शहरबानो काज़िम। सही। मेरा भाई असद है, उसको सिर्फ असद बुलाते हैं, सैयद असद काज़िम। लेकिन मेरा नाम जुगन है, पेट नेम। मेरी बहन का नाम बचपन से पेट नेम इज़ चिंकी। क्यों? बिल्कुल ही नाम असल नाम से मुख्तलिफ नाम। और कहते हैं कि अगर आप डबल नाम लोगों के रखें ना तो इंसान के जहन में कंफ्यूजन हो जाती है। हाँ जी, ऐसा ही है, बिल्कुल। तो अगर मैं आपको थोड़ी सी क्रैक लगती हूँ तो इसका रीज़न यही है कि मेरे नाम बहुत से रखे गए हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि आज हम किचन में क्या बना रहे हैं? मुझे आज हम बना रहे हैं बीफ पुलाव बना रहे हैं, और साथ में यखनी भी आप लेके आई हैं। जी जी, यखनी। मैंने कहा इधर इतना टाइम नहीं होता तो फिर हम यखनी बना के ले आते हैं। क्या तो बात फिर मैं है। यखनी बना ली थी मैंने। ज़ूफ़िशा, ये सारी लवाजमात के साथ अगर मज़े का ना बनाना पुलाव, नहीं, ये मज़े का बनेगा। तो फिर आप नेक्स्ट टाइम जब मेरे साथ ऑनर होंगी, मैंने ऑनर शिकायत कर दूँगी। बिल्कुल कर। अच्छा, तो रेसिपी की तरफ आते हैं। जी। क्योंकि अच्छा बीफ पुलाव, लाइक जिसको हम कहते हैं ना ख़ानदानी बीफ पुलाव, जी जी, बड़े कम लोग बना सकते हैं। मैं खानदानी बनाऊंगी। बस मैं वही अभी मैं ऑनर ही चख लूँगी, आप फिक्र ना करें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें जी, पुलाव बनाने के लिए हमें चाहिए गाय का गोश्त 1 किलो, चावल 1 किलो, तेल 1 कप, प्याज 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, हरी मिर्च 8 अदद, टमाटर 2 अदद, खड़ा मसाला हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च 2 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका, सुर्ख मिर्च साबुत हस्बे ज़रूरत। अच्छा, अब इसको बनाना कैसे? जी, सबसे पहले तो मैंने गोश्त ले लिया था, मैंने बोनलेस गोश्त लिया था 1 किलो, और साथ में मैंने हड्डी वाला गोश्त आधा किलो अलग से लिया था, क्योंकि यखनी है तो वो हड्डी से वैसे भी हड्डी के बगैर मज़ा नहीं आता। हाँ जी, तो वो मैंने लेके उसमें मैंने खड़े मसाले, नमक और उसके साथ मैंने उसकी यखनी सारी निकाल ली, फिर मैंने उसको ड्रेन कर लिया, यखनी अलग कर ली और गोश्त हमने अपना अलग कर लिया। ठीक है। प्याज को हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद अक्सर लोग प्याज को फ्राई करते हैं और उसको उसका कलर लेने के लिए उसमें सादा पानी डालते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ जब यखनी पुलाव है तो फिर उसमें यखनी ही डालें उस टाइम पे भी। और चावल भी यखनी में ही पके हैं। बिल्कुल, चावल भी यखनी में ही पके। उसके बाद हम अपने ये टमाटर, हरी मिर्च और अदरक, और बाकी इसमें बनो बीफ पुलाव है तो फिर इसमें हम सिर्फ काली मिर्च डालेंगे, लाल मिर्च नहीं डालेंगे। बाकी सारे खड़े मसाले हमने यखनी में डाल लिए थे और फिर इसकी अच्छी से बुनाई करेंगे और फिर यखनी डाल देंगे। जैसे उसको जोश आ जाएगा चावल डालेंगे और उसको दम लगा देंगे। बिल्कुल सिंपल सी और बड़ी मज़ेदार रेसिपी है। मज़ेदार तो हमें पता चलेगा, सिंपल ज़रूर है। तो और उसके साथ हम रायता सलाद उसके साथ रायता बनेगा, सलाद बनेगा, ड्रिंक्स हैं। अच्छा, मेरी ना कज़न है, उनके बच्चे जो है ना पुलाव बड़े शौक से खाते हैं, तो उन्होंने क्या करना शुरू किया कि यही बीफ पुलाव के अंदर ना
गाजर और मटर डाल देती थी ताकि बच्चे जो हैं कम से कम थोड़ी सी सब्ज़ी इस बहाने खा लें, और वो खा लेते थे। सो उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे सिर्फ चावल और गोश्त खाते हैं, अगर आप इसी तरह जो आप राइस बना रहे हैं, एंड में बिल्कुल जब आपने चावलों को उबालने, जब चावल और दम और वो सारा कुछ, मतलब जब आपने एक दफ़ा बीफ बना लिया, हाँ जी, हाँ जी। उसकी यखनी डाल दी, उसके अंदर आप थोड़ी सी गाजर और थोड़े से मटर डाल दें, थोड़ी सी टिंडे डाल, मतलब जो भी कोई सब्ज़ी अगर आप इन सारी सब्जियों को कैरेमलाइज कर लें तो वो आपको काबली पुलाव इजी से और घर वो बन काबली जाता पुलाव है। बन नट्स जाता है। डाल लें हाँ। और अपने वेजिस डाल लें, बिल्कुल। और फिर वो काबली पुलाव का टेस्ट दे देती हैं, सही। क्योंकि होता तो वो पुलाव ही है लेकिन थोड़ा सा क्योंकि स्वीट देखो में हम चला लोग जाता तो है जब ना। खाते हैं ना ज़ुल्फ़िशान, तो हम तो चलो पुलाव के साथ रायता और सलाद खाते हैं, जी, जी। तो हमें वो सब्ज़ी का कंटेंट मिल जाता है, बच्चे सलाद को हाथ नहीं ऐसा लगाते। ही है। सो अगर आपको ये वाला इशू होता है तो यही वाला पुलाव जो है आप इसके अंदर, और बाय द वे लंच बॉक्स में भी अगर, क्योंकि ड्राई एक तरह से ड्राई आइटम है, साथ में आप स्पून दे दें, रायता छोटी सी डिब्बी में बंद करके दे दें, तो बच्चों के लिए भी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन बन जाता है लंच के लिए स्कूल में। बिल्कुल बिल्कुल। पराठे और नगेट्स और चिप्स तो हम देते ही हैं, पराठा रोल वगैरह, हाँ जी, तो हाँ जी, ये भी एक बड़ा मज़े का ऑप्शन बन जाता है, साथ में आपने डिस्पोजेबल स्पून दे दिया तो इट वर्क्स आउट वेल। खैर, तो ये आप अपने काम में मसरूफ़ हो जाए, क्योंकि नो डाउट ये एक सिंपल रेसिपी है, थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर होती है क्योंकि यखनी वगैरह। अच्छा एक चीज़ मुझे पता है कि हम लोग चिकन क्यूब्स और इन चीज़ों को यूज़ करते हैं व्यूअर्स बनाने के लिए, इन सब चीज़ों को, लेकिन हेल्दियर ऑप्शन यही होता है कि जितना ज़्यादा हम नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज़ करें उतना ही बेहतर होता है। तो हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं प्यारी सी जुगल? प्यारी सी आयशा, कैसी हैं आप मुल्तान से? बिल्कुल ठीक हूँ, और इतने अरसे के बाद रमज़ान ट्रांसमिशन इतनी ज़बरदस्त रही है आपकी, और Thank उसके you so बाद अब आप बात हो रही है, और बहुत बहुत आपको गुज़िश्ता ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत गुज़िश्ता ईद मुबारक। और ये बताइए कि आयशा, आप मुल्तान में हैं तो मौसम कैसा है? मुल्तान में अब ज़ाहिर है, मुल्तान है तो गर्मी शुरू हो गई है, और अच्छी खासी गर्मी शुरू हो गई है। तो हाँ, लेकिन आपको पता है ना कि नेक्स्ट एक दो दिनों में आई थिंक स्टार्ट हो जानी है बारिशें पूरे पाकिस्तान में एक हफ्ते के लिए। सो थोड़ा सा वेदर आएगा कंट्रोल में, बट पता नहीं अब ये वो वाली बारिशें ना हो जिसके बाद हब्स हो जाती है, क्योंकि उससे बड़ी तबीयत ख़राब होती है। जी बिल्कुल। और लेकिन जुगन गर्मी तो आनी है, और देखिए आम पकेंगे, मुल्तान के आम आपको पता है मशहूर है, जब तक गर्मी नहीं आएगी तो आम कैसे पकेंगे? और फिर सारे आम खाएंगे और एंजॉय करेंगे। और आयशा, जुगन आप बहुत बंदा सड़ के मर जाए गर्मी के मारे, वो खैर है, बस आम आ जाए। एक तो मामा भी आम का इंतजार कर रही हैं। पता है मामा क्या करती हैं? मामा सुबह मामा को, और बाय द वे मामा डायबिटिक है, ये मैं ज़रा क्लियर कर दूँ साथ साथ बात। सुबह पराठा और आम, पराठा और आम पता नहीं क्या कॉम्बिनेशन है, बट मैं बचपन से मामा को खाते हुए देख रही हूँ। उसके बाद खाना खाती हैं, उसके बाद आम, और रात को खाना खाने के बाद आम और क्रीम मिक्स करके खाती हैं। मैं तो आम का सीजन आता है आयशा तो मैं तो एंजाइटी में आ जाती हूँ कि पता नहीं मामा की डायबिटीज कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। जी बिल्कुल जुगन, लेकिन ये है ना कि पूरी दुनिया में जाते हैं, आप ये देखें ना कि हम लोग मुल्तान के तो खाते ही हैं, लेकिन फेमस पूरी है दुनिया में ये गिफ्ट होता है मुल्तान का, बेहतरीन सा सबसे। हाँ वैसे तो खैर चलो, जब आएंगे और गर्मी कड़कती गर्मी पड़ रही होगी तो तब याद रखना अपनी ये वाली स्टेटमेंट आयशा। अपना ख्याल रखना प्यारी सी आयशा, लॉट्स ऑफ लव, बहुत सी दुआएं। अच्छा व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मंकी पॉक्स पे बात करेंगे, एंड ऑफ कोर्स जुम्मा मुबारक। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप लोग शदीद परेशान हैं, एक्चुअली थोड़ी सी मैं भी परेशान हूँ। मंकी पॉक्स का जब नाम सुनते हैं तो लोग अजीब हवास बाख्ता हो हवास बाख्ता, आई थिंक यही सही वर्ड है, हाँ जी। तो लोग परेशान हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या हो गया है, अब ये कोई नई बीमारी आ गई है। मुझे पता है कि कोविड के बाद लोग बड़े पैनिक में हैं कि भाई कोई भी चीज़ होती है तो लोग सोचते हैं कि हाय हाय ये कोई एक पेंडेमिक ना बन जाए, एपिडेमिक ना बन जाए। लेकिन आज हमने एक एक्सपर्ट को इसीलिए इनवाइट किया है, डॉक्टर साहब को इसीलिए हमने बुलाया कि वो हमें गाइड करें। डॉक्टर ग़यासुल हसन एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं एट लाहौर जनरल हॉस्पिटल। आइए उनको वेलकम करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर ये मंकी पॉक्स है क्यों, और ये मंकीज़ तक लिमिटेड क्यों नहीं है, ये इंसानों तक क्यों पहुँच गया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, मंकी पॉक्स क्या है?
वायरल हुई हुई हैं खबरें मंकी पॉक्स के बारे में। लोग मतलब वो 2-3 केसेस मेरे ख्याल से निकले, 2 हैं कि 3 हैं। फिर कुछ मैंने पढ़ा इंस्टाग्राम पे कि सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि कोई नहीं ऐसा बंदा पकड़ा गया जिसको मंकी पॉक्स है। कुछ समझ नहीं आ रही। तो पहले तो ये बता दें ये मंकी पॉक्स है क्या? जी बहुत शुक्रिया। मंकी पॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि कंटेजियस है, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान को फैल सकता है। और जो इसकी अलामात हैं वो किसी भी दूसरी वायरल इन्फेक्शन की तरह जिस्म में दर्दें, बुखार, फ्लू लाइक सिम्टम यानी कि नाक का बहना, गले में दर्द का होना, बाद जिस्म के ऊपर कुछ गिल्टियों का बनना, और कुछ लोगों के अंदर इसके अंदर पानी वाले एक दाने बनते हैं जो कि चेहरे के ऊपर आते हैं और उसके बाद हाथों पे, पैरों पे, जिस्म के दूसरे हिस्सों में, पखाने वाली नाली के इर्द गिर्द और पेशाब वाली जगह के ऊपर आ जाते हैं। फियर इसका इसलिए है कि ये कंटेजियस है, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान को ये ट्रांसमिट हो सकता है। जानलेवा है? रेयरली, बहुत कम इसके अंदर मोर्टेलिटी है, मतलब यानी वो कि तो उसी तरह जिस तरह चिकन पॉक्स या मीजल्स है। चिकन पॉक्स की ही टाइप है और ये काफ़ी ज़्यादा चिकन पॉक्स से मिलता जुलता वायरल इन्फेक्शन है। क्योंकि मैं जब तस्वीरें भी देख रही थी तो बातें जो लिखी हुई थी वो तो यही लग रहा था, क्योंकि लोग ऐसे उस पर पैनिक में आए हुए। थैंक यू सूफी, मेरा बच्चा, ब्लेस यू। मैंने ब्रेक में लड़ाई की कि मुझे चाय क्यों नहीं मिली, तो सूफी ने कहा कि मैं ही तरस खा लेती हूँ। जिन लोगों को मुझे चाय देनी चाहिए थी उनको हल्की सी शर्म आनी चाहिए। अच्छा जी डॉक्टर साहब। तो कंटेजियस है मगर बहुत ज़्यादा इसके अंदर डेथ रेट नहीं है फॉर्चुनेटली, तो इसलिए इसके तो अंदर सबसे बहुत ज़्यादा पहले तो पैनिक हम करने की व्यूअर्स जरूरत को नहीं। ये बता दें कि प्लीज़ स्टॉप पैनिकिंग। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिससे अल्लाह ना करे डेथ हो सकती है। देखें वो तो ज़ुकाम खांसी से भी लोग फौत हो सकते हैं, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर वो बहुत बिगड़ जाए, वो जी हाँ। निमोनिया बन जाए, लंग्स में पानी आ जाए, तो Exactly. वो तो किसी भी बीमारी का बिगड़ना जो है डेंजरस हो सकता है। लेकिन ये उस तरह से जिस तरह कोविड के केस में लोग पैनिक में चले गए थे, स्टॉप पैनिकिंग। हाँ जी एग्जैक्टली। और इसकी ये जो डॉक्टर साहब ये कुछ तस्वीरें आप ज़रा इस तरफ अगर देखेंगे तो ये जो दाने इस तरह इस टाइप के दाने होते हैं, यही है? ये मिलते जुलते दाने हैं मगर ये आम तौर पे जो आपने पहले बात की है ना, चिकन पॉक्स के दानों की तरह के हैं। पानी वाले दाने होते हैं जो कि बाद में फटते हैं। अच्छा। और उसके ऊपर फिर स्कैब से आ जाते हैं, वो उसके ऊपर रस्टिंग से हो जाती है। अच्छा ये देखिए डॉक्टर साहब, ये वाले भी ये भी तस्वीर बहुत वायरल हुई हुई है। हाँ जी, इस तरह के पानी वाले दाने आ सकते हैं इसके अंदर। अच्छा ये पानी वाले दाने, ये जी। पस वाले दाने नहीं है? पानी या पस पानी कह पस ही सकते हैं वगैरह। आप। जिस तरह के चिकन पॉक्स के दाने अगर कभी किसी ने देखे हो तो उसको अंदाज़ा है कि ये किस तरह के हुआ जी भी हाँ, था। फिर जी। मेरा बेटा हसन जो है वो बिल्कुल आई थिंक 6 माह का था। मैं कराची गई थी रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए, अब तो 6 साल का हो गया, तो 6 साल पुरानी बात है ये। एंड उसको चिकन पॉक्स हो गए थे, छोटे से बेबी को। मेरी तो जान ही निकल गई। मैंने कहा इतने से बच्चे को तो मैंने ज़िंदगी में कभी चिकन पॉक्स का सुना ही हाँ। नहीं था। बट आई गेस वही वाली बात है ना उसी कि तरह की इन्फेक्शन है जी। उसी किस्म की इन्फेक्शन जी। है। अच्छा अब क्या ये पाकिस्तान में फैल रहा है? ये भी क्लैरिटी दे दें, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तान का वायरस नहीं है, ये बाहर का है। जी, ये यूजुअली अफ्रीकन कंट्रीज़ का वायरस है। और चूँकि एयर ट्रैवल और ग्लोबलाइजेशन इतनी हो गई है कि कोई भी इन्फेक्शन जब किसी एक जगह पे आउटब्रेक उसकी स्टार्ट होती है तो बाकी कंट्रीज़ जो हैं, बाकी मुल्क जो हैं वो पहले से अलर्ट हो जाते हैं और प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना शुरू कर देते हैं कि उनके मुल्क के अंदर ये एपिडेमिक ना बन जाए। ठीक है। क्योंकि ये एक इंसान से दूसरे इंसान को फैल सकता है खांसने से, क्लोज़ फिज़िकल कॉन्टैक्ट से, जैसे कि एयर ट्रैवल में है, किसी को किस करने से, गले लगाने से। जैसे कि ईद का मौका मिला है तो हम सारे गले मिलते हैं यूजुअली मस्जिद के अंदर। तो इस तरह से एक फ़ियर ज़रूर है, मगर ये है कि ये एक अगर किसी को खुदा न खास्ता ये हो भी जाती है तो ये आम तौर पे खुद ब खुद वक्त के साथ ठीक होने वाली वायरल इन्फेक्शन है, जिसके लिए सिंपल पैरासीटामोल, रेस्ट और कोई एंटी एलर्जिक मेडिसिन चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब हम डॉक्टर के पास कब जाएं, किस स्टेज पे जाएं? क्योंकि देखें ना, कुछ जुकाम खांसी तो एक नॉर्मल सी चीज़ है ना ज़िंदगी की, और हर बार डॉक्टर पे बंदा नहीं भागता। इसलिए भी नहीं भागता क्योंकि कितनी बंदा दवाइयाँ खाए। डॉक्टर साहब आप देखें ना, सर्दियाँ के इतनी टफ गुजरी हैं ये विंटर सबके ऊपर। आप तो देखें, यू बीइंग एन एसोसिएट प्रोफेसर एंड वो भी लाहौर जनरल हॉस्पिटल, तो आपने तो बहुत से केसेस देखे होंगे। ये विंटर्स भी बड़ी टफ रही हैं सबके ऊपर, और अब ये नई बीमारियां आनी शुरू हो गई हैं, तो लोग डरे हुए हैं कि भाई हम क्या करें, अब हम 24 घंटे दवाइयाँ ही खाते रहें। नहीं, इसमें डरने की बिल्कुल 4 बाउट्स लोगों ने एंटीबायोटिक्स के लिए जी हाँ। पिछले 6 महीने में। जी हाँ, इसकी एक तो बात यह है कि इसके अंदर डरने की ज़रूरत नहीं है।
आपको डॉक्टर के पास तब जाना चाहिए अगर आपको कोई कंफर्म केस या सस्पेक्टेड केस जिसको दाने थे और आपका उसके साथ क्लोज फिजिकल कांटेक्ट हुआ है और आपको ये सस्पेक्टेड है कि आपको भी कोई इस तरह की ट्रांसमिशन ना हो जाए, तो आप डॉक्टर के पास मिल सकते हैं कि इसकी वैक्सीन आप लगवा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसकी कोई वैक्सीन है? जी, इसकी वैक्सीन है जिसकी 2 डोजेज़ हैं और वो पहली डोज़ के 4 हफ्ते के बाद दूसरी डोज़ लगती है। मगर वैक्सीन और ये बाकी चीज़ें उन लोगों को यूजुअली रिकमेंडेड हैं जो कि हाई रिस्क लोग हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, बुजुर्ग लोग हैं और छोटे बच्चे। जी, जो स्टीरॉइड्स किस के एज ऊपर पे है। लगा सकते हैं? अडल्ट्स को लगने की रिकमेंडेशन है अच्छा, यानी FDA कि की। बच्चों को जी, नहीं लगानी। बच्चों की नहीं है। तो इसके अंदर मगर हर किसी को वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत नहीं, हर किसी को इसका कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं। ये सेल्फ लिमिटिंग यानी कि खुद ब खुद वक्त के साथ ख़त्म होने वाली कितनी देर तक इन्फेक्शन रहती है? है। यूजुअली ये कोई 14 से 20 दिन तक चलता है इसका वायरल का साइकिल और उसके बाद ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। अच्छा मैं डॉक्टर साहब आपको पता है स्पेशली इसलिए भी रिक्वेस्ट की क्योंकि देखें आप लोगों को पहले से इंडिकेट कर दिया जाता है कि भाई ये वाली चीज़ की एक्स्ट्रा सप्लाई मंगवा लें दवाई की। मैं ऑनेस्टली उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे जानना चाह रही हूँ कि क्या लोगों को मतलब क्या आप लोगों को अलर्ट किया गया है एट जनरल हॉस्पिटल कि भाई अभी एक नई चीज़ आ गई है तो ध्यान कर कुछ इस टाइप का? जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसके ऊपर एक कमेटी बनाई और 2 हॉस्पिटल जो हैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल और चिल्ड्रन हॉस्पिटल को उन्होंने 2 यूनिट्स उसके अंदर नॉमिनेट किए हैं। हमने कुछ बेड्स एलोकेट किए हैं कि अगर हमें कुछ सस्पेक्टेड केस या इस तरह का मिलता है तो हम उसको आइसोलेट कर सकें। और ये प्रिकॉशन जनरल पब्लिक के लिए भी है कि अगर किसी को फ्लू लाइक सिम्टम, फीवर, जिसम में दर्दें, रैश वगैरह अपीयर होती है तो उसको चाहिए कि अपने आप को आइसोलेट करें। डॉक्टर साहब मैं यही बात अभी शुरू में कह रही थी। देखिए कोविड एक बहुत बुरा वक्त था। मैं इसलिए कंपेयर कर रही हूँ क्योंकि लोग अब यही सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं ना कि लो कोविड के बाद अब मंकी पॉक्स आ गया। तो एक तो ये क्लैरिटी मैं लोगों को देना चाह रही थी और दूसरी बात ऑफ कोर्स कि देखिए कोविड में जो एहतियातें हम लोग कर रहे थे, चले एक एक्सट्रीम पे कर रहे थे लेकिन उस एक्सट्रीम से थोड़ा सा कम लेवल की फिर भी हमें एहतियात करनी चाहिए। मेरा ख्याल है वो जो प्रिकॉशन इन लाइफ जनरली जी जो कोविड ने हमें बहुत सारी प्रिकॉशंस सिखाई हैं वो मैं समझता हूँ कि किसी भी बीमारी के फैलाव के अंदर बहुत बड़ी रुकावट बन सकती हैं। कि अगर हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं मास्क पहने, जनरल पब्लिक भी अगर गैदरिंग में जाती है तो वो मास्क पहने और क्लोज कॉन्टैक्ट्स जो हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड किया जाए। कोई सिक्रीशन, कोई किसी की कोई नाक साफ़ कर रहा है और टिश्यू पेपर किसी जगह पर रख रहा है, तो ये कोविड ने बहुत सारे लोगों को ये जनरल मैसेज दिया है कि आप दूसरों को बचाएं। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम जो कोविड के अंदर हमने जो लेसन लर्न किया है, अगर हम सिर्फ उसका 10% भी अप्लाई करें मंकी पॉक्स के ऊपर तो इसको फैलने से बिल्कुल रोका जा सकता है। अच्छा मैं तो मंकी पॉक्स से भी हट के बात कर रही हूँ डॉक्टर। मैंने कहा मंकी पॉक्स पे थोड़ी सी हम क्लैरिटी दे देते हैं। अच्छा डॉक्टर जस्ट इन केस एक और क्लैरिटी जो है मैं जानना चाह रही हूँ, प्रेग्नेंट ख़वातीन और बुज़ुर्ग उनके केस में हमें क्या करना चाहिए? कोई मतलब अगर डायबिटीज मतलब कोई ऐसी बीमारियां हैं जिनके केस में अगर मंकी पॉक्स भी हो जाए तो बहुत डेंजरस है। ऑब्वियसली अगर खुदा न खास्ता कोई कैंसर पेशेंट है और अंडर ट्रीटमेंट है और उस वक्त अगर ऐसी कोई बीमारी हो जाती है तो इट्स वेरी डेंजरस। जी हाँ। तो ऐसे पेशेंट्स को तो वैसे ही आइसोलेटेड रखना चाहिए। Exactly. और मतलब आपको पता है कि कैंसर पेशेंट्स को तो बहुत ही ज़्यादा ख्याल करते हैं कि मतलब एक्सपोजर ना हो और लोगों को भी मना करते हैं कि जी जा के उनको ना मिले, उनकी इम्यूनिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। वो तो एक सेपरेट इशू है। बट प्रेग्नेंट ख़वातीन जैसे कि हो गई, प्रेगनेंसी के अंदर ये माँ से बच्चे को ट्रांसमिशन इसकी रिपोर्टेड है, इसलिए जो भी प्रेग्नेंट फीमेल अगर उसको कोई ऐसे सिम्टम्स आते हैं या उसका कोई बिल्कुल क्लोज कॉन्टैक्ट हुआ है तो उसको चाहिए कि अपने गायनोकोलॉजिस्ट से जिसको रेगुलर फॉलोअप में है उनको रिपोर्ट करें, नंबर 1। और ताकि जो नेसेसरी प्रिकॉशंस हैं उसके ऊपर जो नेसेसरी मॉनिटरिंग है, जो आइसोलेशन है, बच्चे के ऊपर जो उसके मनफी असरात आ सकते हैं उस सब को मॉनिटर किया जा सके। ठीक है। मगर यूजुअली ये ट्रांसमिशन तो है, मगर कुछ केसेस जो हैं स्टिल बर्थ्स के रिपोर्ट हुए हैं। मगर अगेन इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि किसी भी प्रेग्नेंट फीमेल को ये सिम्टम्स अगर आने लग गए हैं तो ज़रूरी है कि बच्चे को कुछ हो ही जाएगा। उस चीज़ के होने की परसेंटेज या शरह इतनी कम है कि हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एहतियाती तदाबीर ज़रूर लें और अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। अच्छा डॉक्टर साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर अभी हमारे साथ रहें, हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब कमिंग सीज़न के अंदर कौन से हिफाजती टीके लगवाने चाहिए और किन चीज़ों का हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए? जैसे कि इस सीज़न में अक्सर टाइफाइड होने का ख़दशा होता है, हेपेटाइटिस वगैरह। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ आप थोड़ा सा लोगों को गाइड कर दें। तो जिन्होंने अपने बच्चों वगैरह को ऑब्वियसली अब डेंगू का यूजुअली अराउंड दिस टाइम पता चलता था लेकिन मलेरिया के केसेस ज़्यादा हैं, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा हम अपने व्यूअर्स को गाइडेंस दे दें कि कौन कौन सी चीज़ें
किन किन का क्या किस किस किस्म की एहतियात करनी चाहिए। देखिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन द क्योर। Exactly. बीमारी ना हो तो इलाज की सबसे हमें बेहतर डिस्कशन है। करने की ज़रूरत नहीं है। अगर व्यूअर्स आप लोगों के कोई सवाल हैं और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, अभी भी अगर कोई मंकी पॉक्स से रिलेटेड आपको कोई चीज़ परेशान करी है, तो अगले से अभी ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब हमारे साथ ही होंगे। आप कॉल करें, उनसे सवाल करें, हम आपके सवालों के जवाब देंगे। द होल पॉइंट इन डिस्कशंस का यही होता है व्यूअर्स कि आप लोग रिलैक्स हो जाएं और ये जो एक परेशानी सोशल मीडिया कॉज करता है ना, थोड़ा सा हम आपको उससे रिलीफ दें। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर ग़यासुल हसन हमारे साथ हैं, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन लाहौर जनरल हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब ने हमें मंकी पॉक्स से रिलेटेड रिलैक्स करा दिए। जी हाँ। अब हम इतने परेशान नहीं हैं। बट जेन्युइनली मैंने एक दो लोगों से जब वैसे ही हम लोग जब डिस्कशन कर रहे थे तो डॉक्टर साहब एक्चुअली लोग बड़े ही घबराए हुए हैं। और बात यह है कि देखिए, ज़िंदगी भी जीनी है, नौकरियों पे भी जाना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, वो सारी एक्टिविटीज़ तो होनी ही हैं। जी बिल्कुल। लेकिन किन चीज़ों का हम अभी से ख्याल रखें जो आप फोरकास्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में प्रॉब्लम्स या बीमारियां आ सकती हैं? डॉक्टर साहब प्लीज़ हमें गाइड करें। जैसा कि आपने ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कस किया था कि आने वाले दिनों में जो गर्मियों के दिन होते हैं, इसके अंदर टाइफाइड के मरीज़ और इसी तरह हेपेटाइटिस, जो मौसमी हेपेटाइटिस होता है जो कि खाने पीने से फैलता है, उसके मरीज़ बढ़ते हैं। नहीं, हमारे साथ रमज़ान ट्रांसमिशन में थी हादिया हाशमी। शी इज़ अबाउट 13 years old। उसको जॉन्डिस हो गया, विच इज़ हेपेटाइटिस ए आई थिंक। जी हाँ। तो क्या हेपेटाइटिस ए भी बहुत फैला हुआ है? कुछ हमारे जानने वालों में भी किसी की बेटे को हो गया है हेपेटाइटिस। आई वाज जस्ट वेरी सरप्राइज क्योंकि बड़ा कम जॉन्डिस का सुनने को मिलता था। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई जो मौसमी यरकान है, और इसी तरह टाइफाइड, ये बेसिकली गंदा खाने से, गंदा पीने से ट्रांसमिट होता है एक इंसान से दूसरे को। ठीक है। अब इसके अंदर कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिनको एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि हमने देखा है कि ये जो मॉडर्नाइजेशन है, शहरों की ज़िंदगी है, इसके अंदर होम डिलीवरीज बहुत हो गई। मैं अपने घर में देखता हूँ कि आए दिन बच्चे जो है ना जी ऑर्डर कर रहे होते हैं और एक वो बॉक्स घर डिलीवर हो जाता है। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि जिस बॉक्स के अंदर वो खाना रख के या पिज़्ज़ा रख के आपको सप्लाई किया जा रहा है, आया वो साफ़ है, आया वो हाइजीनिक है। इसी तरह जब हम किसी होटल्स के अंदर जाके खाना खाते हैं तो हमें देखना चाहिए कि वो पानी का गिलास या वो प्लेट जो कि बज़ाहिर साफ़ नज़र आती है, आया वो साफ़ है। इसी तरह जो पानी हमें सर्व किया जा रहा है, आया वो बॉयल्ड है और वो साफ़ है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप मुझे एक बात बताएं, हम किसी के अगर घर जाते हैं, अब हम ये तो नहीं कह सकते कि हमें मिनरल वाटर की बोतल दें। घरों में यूजुअली इशू नहीं है। देखें, घरों के अंदर जो ख़वातीन हैं या जो किचन के लोग हैं, वो ऑलरेडी इन सारी प्रिकॉशन को, इन एहतियातों को कर रहे होते हैं। लेकिन बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, फ़िल्टर्ड पानी के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत से लोगों ने अपने नलके के अंदर वो अपने मेन जो पानी का आ रहा होता है, एक कोई नलका, उसके अंदर फ़िल्टर लगवा लेते हैं, डबल फ़िल्टर लगवा लेते हैं। क्या फ़िल्टर पानी को भी फिर उबालने की ज़रूरत है? मैं इसलिए ये पूछ रही हूँ क्योंकि डॉक्टर साहब इस सीज़न में तो ऐसे लोग बीमार होना शुरू होते हैं क्योंकि देखिए सर्दियाँ ख़त्म हो गई होती हैं, बाहर का मौसम होता है, लोग बाहर जाके गोलगप्पे खा रहे हैं, दही बल्ले खा रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट 3-4 मंथ्स यही आपको पता है मामला चल रहे होते हैं। जूसेस पी रहे होते हैं, गन्ने रॉ बड़े लोग पी रहे होते हैं। तो देखें, पहला सवाल ये था कि जो पानी है फ़िल्टर वाला, उसको बॉयल करने की ज़रूरत है कि नहीं। फ़िल्टर, एक फ़िल्ट्रेशन है, एक आरओ प्लांट है। जिन लोगों ने आरओ प्लांट लगाया हुआ है वो तो ठीक है, वो पानी पीने के काबिल है, मगर जो फ़िल्ट्रेशन वाला पानी है वो जरासीम से बिल्कुल पाक नहीं है। बेहतर ये है कि आप उसको बॉयल करें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब ये पानी बॉयल करने लगे तो उसको एटलीस्ट 5 मिनट तक बॉयल होने दें, फिर उसको 5 मिनट उसको उबाले, जोश आता रहे, उसके बाद उसको आप इस्तेमाल करें। दूसरा ये है कि जो ये हैं हमारे फ़िल्टर्स हैं, उनकी फ़िल्टर जो हैं वो रेगुलरली टाइम पे चेंज किए जाएँ, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फ़िल्टर जो है, मेजर जो कंटामिनेंट्स हैं पानी के अंदर, उनको तो फ़िल्टर कर देता है, मगर फिर भी वायरसेस सर्वाइव कर जाते हैं टाइम, जो कि हेपेटाइटिस के स्प्रेड का बायस बन सकते हैं।
इसी तरह जो दूसरी बात आपने की है कि गन्ने का पानी पीना और ये बाहर से गोलगप्पे खाना, दही भल्ले खाना, गोला आजकल जी, बाहर दूसरे नुक्कड़ ये पे आप एक- देख रहे हैं, कुल्फियाँ आपको वो जो स्टिक जी वाले हाँ। के होती तो बड़े मज़े की, सारा बचपन खाई हैं जी, लेकिन पेट भी बड़े ख़राब हुए हैं। ये फिर बहुत बड़ा सोर्स है टाइफाइड का और वायरल हेपेटाइटिस जो कि मौसमी यरकान है, जिसके अंदर लोगों को पीलापन और ये सारा कुछ आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें प्रिवेंटेबल हैं। थोड़ी सी एहतियात, थोड़ी सी समझ इन चीज़ों को रोक सकती है। मैं ये यानी समझता कि हूँ जिन जगहों को आप ट्रस्ट करते हैं, अगर आपने डिलीवरी करवानी भी है तो उन जगहों से ऑर्डर करें जहां आपको पता है कि वो सारे के सारे जो हिफ्ज़ान सेहत के जो मामलात हैं उनका ख्याल रख रहे जी हैं। हाँ। घर के अंदर व्यूअर्स प्लीज़, अगर प्रॉपर जैसे कि सर ने कहा है कि आरओ प्लांट जो है अगर जी। आपने वो लगाया हुआ है वो तो एक मुख्तलिफ गुफ्तगू है, लेकिन अगर आपने सिंपल फ़िल्टर लगाया हुआ है तो देखिए बर्तन वगैरह धोने के लिए और चलें फल वगैरह इन चीज़ों को वॉश करने की हद तक तो ठीक है, लेकिन हम तो ये भी कहते हैं कि जो फल और सब्जियां आपने कच्ची खानी है, राइट, जी। जैसे कि अगर आपने सेब खाना है छिलके समेत, अब आप अगर उसको नलके वाले पानी से वॉश करके उसको बाइट करेंगे और नलके का पानी गंदा है तो वो कुछ कतरे भी काफ़ी होते हैं बीमार काफ़ी है करने जी के लिए। आपको बीमार करने के तो लिए। फ्रेश फ्रूट जब आपने खाना है या कोई सब्जियां जैसे सलाद अभी ज़ूफ़िशा बनाएंगी तो उसको एक दफ़ा मिनरल वाटर से रिंस करके उसके बाद सर्व करें, या एटलीस्ट फिल्टर्ड मतलब उबले हुए पानी से, उबले हुए पानी। फिल्टर प्रॉपर जो आरओ प्लांट वाला है। तो ये तो बात होगी। अच्छा, इनके कोई हिफाजती टीके हैं? हेपेटाइटिस के भी हिफाजती टीके हैं और दूसरी बात यह है कि टाइफाइड के भी हिफाजती टीके हैं और यूजुअली ये बच्चों को अब लगते हैं बट डॉक्टर साहब, टाइफाइड का टीका हर 2 साल बाद लगता है या हर साल लगता है? 2 साल के बाद। क्योंकि एक साल तो पहला साल तो 90% होता है, फिर उसके मैंने सुना है कि अगले साल जो है 70% उसकी कवरेज होती है। कोई भी वैक्सीन जो है वो 100% यूजुअली कवर नहीं करती, लेकिन at least Precautions उसकी आपको शिद्दत चाहिए। तो कम कर जी, देती है ना शिद्दत अगर तो हो बिल्कुल जाए। कम कर देती है। जी हाँ, तो ये 2 साल के बाद टाइफाइड का टीका लगता है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और बहुत सारे जो लोग प्राइवेटली भी लगवाते हैं वो बच्चों को वैक्सीनेशन रूटीन वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हम भी शामिल है। बिल्कुल। चलिए, ये तो हो गया हमारा ये वाली बीमारियां जो खाने पीने से लगती हैं। डेंगी, मलेरिया, थोड़ा सा इससे रिलेटेड भी गाइड कर दें और कोविड का भी बता दें। बड़ा सुनने को मिल रहा है कि इसको भी कोविड हो गया, उसको भी कोविड हो गया। अल्लाह का शुक्र है उस किस्म का कोविड नहीं हो रहा जिस तरह शुरू में होता था, लेकिन कोविड फिर फैल गया। देखिए कोविड जो है ये अब तो वो जुकाम खांसी बन जी गया। एग्जैक्टली ये वायरल इन्फेक्शन है और ये अब रहेगी। ठीक है, जिस तरह रूटीन सारी में ज़िंदगी नज़ला रहेगी ज़ुकाम, हमारी। जी जो भी वायरस आ जाता है उसकी कोई नई स्ट्रेन कल को आ जाती है और वो फिर थोड़ा बहुत सिम्टम्स कॉज करता है। चूँकि अब हम 90% या मोर देन 90% सबको वैक्सीनेशन हुई है, जिनको वैक्सीनेशन नहीं भी हुई उनको प्रीवियस कोविड से एक्सपोजर हुआ है, तो हमारी सोसाइटी के अंदर अब वायरस के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस है। लेकिन क्या कोविड के इंजेक्शन लगवाएं अभी भी? जो बूस्टर डोजेज हैं इसके ऊपर अभी कोई रिकमेंडेशन क्योंकि मुझे लग चुकी है जी। दो डोजेस जो इनिशियल थी वो लगी, उसके बाद फिर एक बूस्टर भी लगाया था। मज़ीद बूस्टर लगाने की ज़रूरत है? देखिए मज़ीद बूस्टर उन लोगों को लगवाने की ज़रूरत है जिनका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, जैसे कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, पैरामेडिक्स हैं, या आप किसी ऐसे सफ़र पे जा रहे हैं जैसे हज के सफ़र पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स हैं और आपको एक्सपोजर के चांसेस डॉक्टर साहब, हैं। जैसे हम मीडिया में काम करते हैं, ज़ूफ़िशा आती हैं, तो अब देखें ना, इतने आपने सेट पे देखा है, अभी तो ऑन एयर तो हम लोग ही नज़र आ रहे हैं, बट ऑब्वियसली एक पूरी टीम है और डेली जो है एटलीस्ट अब आप जब आप जाएंगे तो आपके पास जो नेक्स्ट सेगमेंट है उसमें हमारे पास 5-6 लोग बैठे हुए होंगे सेट के ऊपर, ट्रैवलर्स जो हैं। जी। तो इस तरह से तो फिर हमारा भी एक्सपोजर है, तो जिन क्या लोगों का मीडिया ज़्यादा वाले भी करवा एक्सपोजर लें? है, जी जिन लोगों का ज़्यादा एक्सपोजर है, जिन लोगों का लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मिलना जुलना है, उसके बेहतर है कि वो बूस्टर लगवा लें। ठीक है, अब आ जाते हैं डेंगू और मलेरिया की तरफ। डॉक्टर साहब, डेंगू डेंगू की अभी तक क्यों नहीं आई कोई वैक्सीन? समझ ही नहीं आती। देखिए डेंगू की जो वैक्सीन है वो मलेरिया की भी कोई वैक्सीन तो नहीं है? मलेरिया की वैक्सीन नहीं है, प्रिवेंशन है और ट्रीटमेंट है। और कुछ कीमो प्रोफिलैक्सिस है। कीमो प्रोफिलैक्सिस का मतलब ये है कि अगर आप किसी ऐसे एरिया में जा रहे हैं जैसे अफ्रीका वगैरह जहाँ पे मलेरिया बहुत ज़्यादा है, तो आप जाने से पहले और उधर जब तक आपका स्टे है आप कुछ दवाइयाँ लेके जा सकते हैं, ठीक है। ताकि आपको मलेरिया ना हो। जहाँ तक बात है डेंगू की, तो डेंगू की वैक्सीन क्या मलेरिया ज़्यादा फैला हुआ है आजकल डेंगू से? क्योंकि कुछ मैं ये भी सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल। एक तो खुदा का वास्ता है व्यूअर्स, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से, चीज़ों को बिला वजह आगे से आगे ना स्प्रेड किया करें। मैं देखें, हम ये अभी ब्रेक में ही डिस्कस कर रहे थे डॉक्टर साहब, बल्कि आप ही बात करें। मैं देखिए बिला वजह लोग चीज़ें स्प्रेड करते ऐसा रहते कुछ नहीं है कि मलेरिया बहुत ज़्यादा आ गया या डेंगू बहुत ज़्यादा आ गया। मलेरिया और डेंगू दोनों मच्छर से फैलते हैं और अगेन उसके अंदर वही वाली बात है कि प्रिवेंशन जो है
जितने सालों में हमने इसको देखा है डेंगू को, मेरा नहीं ख्याल कि कोई स्कूल का बच्चा ऐसा होगा जिसको ये नहीं पता होगा कि डेंगू कैसे फैल रहा है। तो इसके अंदर प्रिवेंशन, पानी को खड़ा ना होने दें ताकि मच्छर उधर ग्रो ना करे, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी बात ये है, हमारे घर के इर्द गिर्द कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे पानी खड़ा है, हमने ना अपने पूल को फिल किया है, कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन इतने मच्छर हैं, इतनी मक्खियाँ हैं, समझ ही नहीं आती क्या करें। और वो जो स्प्रेज होती हैं उनको करते हुए भी डर लगता है क्योंकि उसके बारे में भी बड़ी नेगेटिव फीडबैक आती है। जी हाँ, देखिए दुनिया के अंदर जितने भी ट्रायल्स हैं ना, वो ये इंडिकेट करते हैं कि इसको आप स्प्रेज करके नहीं रोक सकते। पर्सनल प्रोटेक्शन, आप पूरी बाजुओं वाले कपड़े पहने, निकरें ना पहने। शाम के टाइम अगर आप बाहर निकलते हैं तो जो मॉस्किटो रिपेलेंट है उसको गर्दन पे, हाथों पे, कोहनियों पे लगा लें ताकि आपको मच्छर ना काटे। ये जो स्प्रेज हैं गलियों में, घरों में, इनका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। तो देखें 2 दिन तो आप ज़रा सुकून में रहते हैं, तीसरे दिन वो नहीं, लेकिन वो जो घर के अंदर स्प्रेज होती हैं जो करते हैं, वो उसके बारे में क्या कहते हैं? जो इसका डेंगू का मच्छर है, ये आम तौर पे पर्दों के पीछे, बेड्स के कोनों खुदरों में, सोफ़ों के पीछे, इन जगहों पे ये होता है। तो आप इन जगहों पे स्प्रेज कर सकते हैं अगर आपको नज़र आता है कि इस जगह पे मच्छर है या कोई केस रिपोर्ट हुआ है आपकी फैमिली में या घर के अंदर। तो रूटीन स्प्रेज जो हैं, जो कि हमने देखा पहले बहुत ज़्यादा गलियों में और इधर उधर हो रहे हैं कि जी मच्छर को मारना है, उसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। आप मच्छर की जो ग्रो करने की जो ब्रीडिंग स्पॉट्स हैं उनको रोकें, पानी को किसी जगह पे खड़ा ना रहने दें। रनिंग वाटर के अंदर या ताज़ा पानी के अंदर इसका कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर किसी जगह पे पानी खड़ा है और वो गंदा पानी है, उसके अंदर लार्वा ग्रो करेगा और वो फिर कुदरती बात है कि एक से दूसरे को स्विमिंग ट्रांसमिट पूल्स के करेगा। बारे में आप क्या कहेंगे? क्लोरीनेटेड होते हैं? स्विमिंग पूल्स की अगेन वही वाली बात है कि आप उसको, अगर उसका रनिंग वाटर है और आप उसके पानी को टाइमली निकाल लेते हैं और उसके अंदर क्लोरीनेट करते हैं तो उसके अंदर चांसेस काफ़ी कम है कि लार्वा ग्रो करे। अगर आप उसका पानी रिसाइकल नहीं करते, उसको पड़ा रहने देते हैं और कुछ दिन रहता है स्टैग्नेंट, तो उसके अंदर चांसेस हैं कि लार्वा ग्रो कर जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, फाइनली आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? पैगाम ये है कि जो हिफ़्ज़ान सेहत के असूल हैं उनके ऊपर अमल करें। पानी हमेशा उबाल के इस्तेमाल करें। खाना जहाँ से भी खाएं उसके ऊपर थोड़ी सी छानबीन करें कि आप क्या खा रहे हैं और उसका सोर्स क्या है, ये कहाँ से खाना आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि 90% बीमारियाँ जैसे कि हेपेटाइटिस, मौसमी हेपेटाइटिस और टाइफाइड से आप आसानी से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। व्यूअर्स, अल्टीमेटली आज का सेगमेंट हमने इसीलिए किया क्योंकि कुछ लोग पैनिक कर रहे हैं, मतलब हम पैनिक अगर कर भी रहे हैं तो गलत चीज़ के बारे में कर रहे हैं। मंकी पॉक्स पैनिक करने वाला एरिया नहीं है। हाँ, एहतियात अगर करनी है तो फिर टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डेंगू, मलेरिया, ये 4 ऐसी बीमारियां हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो इस सीज़न में, कमिंग सीज़न के अंदर एक इशू बन जाती हैं। और कोविड तो अब जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अब एक वायरस है, वो एग्जिस्ट करेगा ही हमारी सोसाइटी, माशरे में, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं एहतियात से प्रिवेंटेबल हैं। एहतियात करेंगे तो आप इन सब चीज़ों से बचे रहेंगे। मंकी पॉक्स के बारे में पैनिक करना छोड़ दें, ये कोई इतनी अपसेटिंग या फ्राइटनिंग चीज़ नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को मंकी पॉक्स है तो आप साथ जाके चिपक के बैठ जाएं। बट मतलब अगर खुदा न खास्ता आपको हो जाता है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अपना भी ख्याल रखें, साथ साथ दूसरों का भी रखें। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। सबसे पहले तो जुम्मे का बाबरकत दिन है। मेरी प्यारी सी लाडली सी सहेली हमारे साथ है, मेरी प्यारी सी छोटी बहन एनी जैदी आज हमारे साथ हैं। बेहतरीन सिंगर हैं, एजुकेशनलिस्ट हैं, बच्चों को पढ़ाती भी हैं और अपना इनका प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशन भी है जहाँ पे वो बच्चों को पढ़ाती हैं। डिफरेंट ड्रामों के OST भी गा चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम एनी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं जुगना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम मैचिंग वे में दोनों आज। अच्छा, आज मैंने आपकी मुलाकात बड़े इंटरेस्टिंग लोगों से करानी है। अच्छा, हमारे शो में आज ऐसा ग्रुप हमें ज्वाइन करने जा रहा है जो उम्रे पे गए पाकिस्तान से, लेकिन बाइक पे बाइकर्स, वाओ, दे एक्चुअली ट्रैवल्ड ऑल द वे, उम्रा किया और वापस आए।
माशाल्लाह। और हमारे ही शो पे उन्होंने पहले हमारे साथ शेयर किया था कि हम ये करेंगे, तो मैंने सुन तो ली बात, बट ऑब्वियसली सोचा कि यार बहुत बड़ा सा प्लान है, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन दे डिड इट। तो मिले उनसे। अच्छा, तो हमें ज्वाइन करेंगे मुकर्रम तरीन खान, गज़नफ़र बेग और नज़र सईद। तो आइए उनको वेलकम करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं उन्होंने बाइक्स पे ही एंट्री की है, लेकिन हमने कहा कि खुदारा प्लीज़ स्टूडियो के अंदर ना बाइक लेके आइएगा। तो इनको हम अंदर बुलाते हैं। लाइक आई सेड, मुकर्रम तरीन खान, गज़नफ़र बेग एंड नज़र सईद हमें ज्वाइन करेंगे। इन्हीं बाइक्स, ये जो आप बाइक्स देख रहे हैं, इन्हीं बाइक्स पे ये लोग गए हैं। तो हम तो बहुत ही एक्साइटेड हैं टू नो अबाउट देयर प्लान एंड व्हाट हैपेंड। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भैया? बिल्कुल ठीक। आइए आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक Thank हो you। आपको। और एनी जैदी हमारी बेहतरीन सिंगर और हमारी बेहतरीन आर्टिस्ट, मैंने कहा आज हम गप लगाएंगे, और एनी खुद भी बड़ी अच्छी होस्ट हैं, तो मैंने कहा हम दोनों मिलके आपको इंटेरोगेट करेंगे। सबसे पहले तो ये बताएं, आई नो हमने शो पे ही बात की थी कुछ अर्सा पहले कि ये आपका प्लान है, जी। हाउ डिड इट हैपन? सबसे पहले तो ये बताएंगे कि ये प्लान बना कैसे? यूजुअली देखिए उम्रा इन इट सेल्फ एक बड़ा टायरिंग, बड़ा सोलफुल, बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है, लेकिन लोग बड़े रिलैक्स्ड अंदाज में वहाँ पे ट्रैवल करके जाते हैं, उम्रा करते हैं, फिर उम्रे के बाद भी इंसान इतना थक जाता है कि उसके बाद भी आप रिलैक्स तरीके में आना चाहते हैं। आपने तो अपनी जर्नी ही पाकिस्तान से एक बड़े टायरिंग अंदाज में शुरू की, तो कुछ उसके बारे में हमारे साथ शेयर करेंगे, क्या कहानी है? जी, ये नॉर्मली लोग यहाँ से फ्लाई करते हैं तो 3-4 आवर में वो जद्दा पहुँच जाते हैं और अपनी जो मजहबी रसूमात हैं वो स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे लिए तो हम कोई 21 दिनों में मक्का पहुँचे। लाहौर से जो हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ, तो हर दिन हमारे लिए एक बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि वो कौन सा दिन आएगा कि हम मक्का पहुँचेंगे, अल्लाह के घर को देखेंगे और वहाँ उम्रा अदा करेंगे। तो वो हर दिन एक बड़ी वो थी। तो वो 20-21 दिन हमें लगे। तो वो 21 दिन के बाद जब हम वहाँ पहुँचे तो एक बहुत ही, क्योंकि इतने दिनों के इंतज़ार के बाद जब आपको एक चीज़ देखिए 3-4 घंटे में और 21 दिन में बड़ा फ़र्क होता है। जी। देखिए एक एक्साइटमेंट होती है, एक एंटिसिपेशन होती है, लेकिन जब वो इतनी लंबी हो जाती है, हाँ, तो वो हर दिन ही था, डिफ़िकल्ट था, बट हमारे वो कहते हैं ना कि आंखों में एक ये व्यूअर्स हम साथ साथ तस्वीरें भी शेयर कर रहे हैं। हाँ जी। तो एक आंखों में एक वो थी, कशिश थी कि हमने एक जो है ना काज पे चल रहे हैं, एक मकसद पे चल रहे हैं। तो वो कोई इस तरह का नहीं था सफ़र में। तो काफ़ी सारी हर डे दुश्वार था। इनिशियल आइडिया किसका था? इनिशियल आइडिया मेरा ही था, हमारे आपका था। ग्रुप का था। मैंने ग्रुप में फ्लोट किया। तो उस पर हमने देखा कि पूरी दुनिया से लोग पाकिस्तान आते हैं, तो पाकिस्तानी बाहर कोई क्यों नहीं जाते? कोई हमारे कोई बच्चे जो हैं वो कोई मेंटली रिटार्डेड नहीं है, कोई हैंडीकैप नहीं है, कोई, या हमारे पास कोई बाइक्स ख़राब नहीं है, अच्छी मशीनें हमारे पास हैं, तो हम भी सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ऐसे पहले हुआ है? पहले बाइकर्स गए हैं कभी? नहीं, पहले कोई पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये फर्स्ट पाकिस्तानी नहीं गए, ग्रुप गया जी। लेकिन दूसरे ममालिक के जी जी, वो तो ट्रैवल करते हैं जी। करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, मदीना शरीफ में ये लोग खड़े हुए हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। और अच्छा, सो अपने एक्सपीरियंस के बताएं, ये व्हाट हैपेंड, आप हाउ डिड यू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस होल थिंग? जब हम लोगों ने इसको प्लान किया ना, खान साहब की ज़रा हमने पोस्ट को देखा और खान साहब से बात की कि इस तरह हमने जाना है, तो उस दिन से हमें ना मक्का और मदीना नज़र आना शुरू हो गया था कि हमने ये ट्रैवल करना है। और जब उसके ऊपर किलोमीटर्स के बाद बात आई कि जी इतने किलोमीटर में ट्रैवल करना है। हाउ मेनी किलोमीटर्स? हमने जो टोटल ट्रैवल किया Door वो to door तकरीबन अगर बात कोई करें। 17,000 किलोमीटर हमारा जो ट्रैवल है। 15,000 18,000 किलोमीटर ये बनता है। 18,000 किलोमीटर। तो उसको जब हमने देखा, फिर हमें इस चीज़ की, तो बाइक पे हमने ट्रैवल करना था। वही लेकिन पिछले दिनों इस्लामाबाद से लाहौर आ रही थी, टाइम ही नहीं पूरा हो रहा था तुम्हें और वो भी गाड़ी में। तो लेकिन हर रोज़ जो हमारा जो था ना, वो एक ऐसा मोटिवेशनल था कि हम जब ट्रैवल करते थे ना, तो जब हम सोचते थे कि हमारी जो मंजिल है वो मक्का है,
तो हमारी जो थकावट थी हम फ्रेश रहते थे। अच्छा सर, आपका अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। जब पहले तो मैं आपको कहूँगा जी कि जो आपने पूछा ना कि किसने इनिशिएट किया, तो ये सारा मुकरम साहब ने इसको ठीक है। किया, और 25 लोगों की डॉक्यूमेंटेशन, उनके वीज़ाज, उनकी सारे मामलात जो है ना वो इन्हीं की काविश है और अकेले की काविश है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जी, मुकरम भाई, दैट्स नॉट इजी कि मतलब बिल्कुल 25, जी। इट वाज 25 people 25 पीपल, और और हमें मेल मेल फीमेल क्या कॉम्बिनेशन? जी सारे मेल थे। फीमेल कुछ थी और उनका कोई मसला हुआ, वो ज्वाइन नहीं कर सकी। नहीं join दो कर- दो थी जी। ठीक है। हाँ हाँ जी, तो आप बता रहे थे अपने एक्सपीरियंस। और मुश्किलात का आपने वो जिक्र किया कि जी 18,000 किलोमीटर का सफ़र है, वो तो आप जब घर बैठे हो तो किचन से पानी का गिलास भी लेना हो तो मुश्किल कई दफ़ा लगता है जी। तो इसी तरह 18,000 में कई मुश्किलात आई। मतलब गिलास पानी को कंपेयर कर रहे हैं आप 18,000 नहीं, मैं आपको किलोमीटर से? मुश्किलात का बता रहा हूँ कि मुश्किल तो है ही है। 18,000 किलोमीटर का सोच के वैसे ही बंदा थोड़ी सी नींद सी आ जाती है, बंदा थोड़ा सा बेहोश होना शुरू हो जाता है। एनी कैन यू इमेजिन? मैं तो अभी वहीं पर मैं इस्लामाबाद का टिकट कराना, कराची का टिकट कराना पड़ता है तो बंदा कहता है आए हाय मियाँ को फ़ोन कर देती हूँ, फैसल प्लीज़ अपने ट्रैवल एजेंट को कहो, कहता है ऑनलाइन जाओ और बुक कर दो। तो ये कोई ऑनलाइन बुकिंग वाला तो मसला नहीं है। हमने ना पहले 300 किलोमीटर का जो ट्रैवल किया ना, उसके बाद जब हमने एक दिन में 700 किलोमीटर पर डे जब ट्रैवल किया तो हमें 700 या 500 किलोमीटर बहुत इजी लगना शुरू हो गया, हम थकते नहीं थे। अच्छा ओके, लेट्स स्टार्ट एट द बिगिनिंग नाउ। अच्छा, अब ये बात हुई, आप लोग का प्लान बनाया, राइट? रूट क्या थी? रूट हमने लाहौर से स्टार्ट किया। लाहौर से हम मुल्तान गए, मुल्तान से फिर कोयटा गए, कोयटा से हम ताफ्तान बॉर्डर जो अच्छा, पाकिस्तान अब हर में- जगह जब जा रहे थे ऑब्वियसली, क्योंकि अब आई एम नॉट अ बाइकर और लोग भी क्यूरियस होंगे, ठहरे कहाँ, क्या सिलसिला होता अच्छा, था? उसके लिए हमने बड़ा क्योंकि डीपली देखिए क्या डायरेक्ट उमरा तो मेरे ख्याल से फिर भी सस्ता पड़ता जी, होगा, बहुत ये तो सस्ता बहुत था, बिल्कुल। महंगा, जी, जी, ये तो जी, महंगा नुस्खा है। वो भी मैं शेयर करूंगा। इसके ऊपर कई महीने लगे, हमने उसको रूट को प्लान किया, क्योंकि इतने बड़े ग्रुप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था स्टे का, कि हम कहीं डेजर्ट में या बैरन प्लेस पे कोई एक आध बंदा होता है तो एकोमोडेट हो जाता है। तो इतने बड़े को हमने वो रूट इस तरह का बनाया कि हम कोई 300 to 400 किलोमीटर पर डे ट्रैवल करके एक सेफ़ डेस्टिनेशन पे पहुँचे। तो वो इसी तरह ही हमने प्लान किया कि लाहौर से हम मुल्तान पहुँचे, मुल्तान से फिर हम लोरलई गए, लोरलई से कोयटा गए। वो हमने शहर को पहले टारगेट किया, तो उसकी फिर होटल बुकिंग, बाकी चीज़ें, डिस्टेंस, वो डेली हम एक चार्ट वैसे पहले भी मेंशन किया था। डेली फिर तमाम को बता देते थे कि आज हमने लाहौर से जी मुल्तान पहुंचना है, इतने किलोमीटर है, वेदर ये सिचुएशन है, वो सारी चीज़ें शेयर हो जाती थी। तो वो उस मगर हिसाब वेदर से तो आप लोगों के कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन कंट्रोल में नहीं होता। हम तो हर वेदर के लिए अपनी प्रिपरेशन करके गए थे, माइनस टेम्परेचर तक कर गए थे, सबके पास गैजेट थे और हमने फेस भी किया। ईरान में हम मेरी लाइफ का एक अमेजिंग था कि हम जहदान से जब बाम की तरफ ट्रैवल किया, हमने कुछ दिन के 3 बजे थे और -7 टेम्परेचर था, और हम एक रेस्टोरेंट में गए तो वॉशरूम्स में गए तो वहाँ एक बॉटल पड़ी हुई थी, तो वो फ्रीज हुई हुई थी पानी की। तो ये यानी दिन को 3 बजे माइनस टेम्परेचर, पाकिस्तान में भी बहुत ग्लेशियर से हट के कभी नहीं हमने देखा। रात को तो माइनस हो जाता है। मैं तो दिन को कनाडा इतना- रही हूँ ना, तो हाँ, आपका कनाडा में तो आपकी रूह फ्रीज हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। इंसान तो फ्रीज होता है तो था, फिर रूह भी फ्रीज हो जाती वो है। उस पे बाइक्स पे हमारी ये होता है और कि बाइक पे तो मतलब देखें, आई नो कि जब मैं यूनिवर्सिटी जाती थी तो जब हम चल के बस तक जाना होता था तो कान में शांशा होनी शुरू हो जाती थी, बिल्कुल। आंखें लगता था कि आंखों का पानी भी फ्रीज हो गया, बिल्कुल, इतनी सर्दी बिल्कुल। इंसान को लगती थी। और ये सिर्फ आप 5 मिनट के चलने या 15 मिनट के चलने की बात करें, तो आप लोग तो सही। बाइक पे थे जो इतनी तेज हवा हिट तेज करती हवा है। होती है। और बाइक में थोड़ा सा ये है कि हमारे जो सूट्स हैं वो -20 तक के लिए वो रिकमेंड होते हैं, ठीक बट आपके जो शूज़ हैं उसको आप बहुत ज़्यादा कवर नहीं कर सकते, ग्लव्स को बहुत ज़्यादा कवर नहीं कर सकते। अगर आप बहुत ज़्यादा थिक ग्लव्स यूज़ करते हैं तो फिर आपको बाइक नहीं मनूवर हो पाती होती। तो हमने वो हीटेड ग्रिप्स भी लगाई हुई थी बाइक्स के। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई जी, हीटेड ग्रिप्स आ जाती हैं, तो वो अब करें। उसके बावजूद भी हमारी गाड़ी की सीटें नहीं हीट हो पाती, उनके हैंडल भी तो उसके बावजूद भी हमारी जो है ना उंगलियां डेफिनेटली हवा पर ठुठर गए। बिल्कुल फ्रीज हो गई। फ्रीज हो गई कि वो हमसे क्लच और एक्सीलेटर नहीं हो पा रहा था।
तो इसी तरह आपका जो हेलमेट है, अगर इसको सर को भी आप, मेन तो आपकी बॉडी का CPU ये है सारा, तो यहाँ से सारी चीज़ें, तो आप इसको भी कवर नहीं कर सकते। इसको कवर करें तो आप बाइक कैसे चलाएं? तो ओनली हमारा एक फेस मास्क होता है, वो यूज़ करते हैं, और हेलमेट यूज़ करते हैं। हेलमेट में भी कहीं ना कहीं से एयर की वो जो स्कल कैप होती है, जी जी, तो वो उसके भी हवा, फिर वो एक चीज़, फिर यही होता है कि और सर आपके तो भगाएं और सर पे भी destination कोई पहुंचे। ऑप्शन नहीं है ना, जी, कोई गरम ऑप्शन नहीं है, रहने मेरे का, तो वो दो फिर भी हेलमेट दोनों मेरे भाई जो हैं वो थोड़ी उनकी सेटिंग ठीक है। मैं तो अपने सर की को बड़ी केयर करता हूँ, दो हेलमेट यूज़ करता हूँ। दो हेलमेट यूज करते इतनी हैं। सर्दी में तो जो सुई जितना ब्रीक सुराख है ना, अगर उधर से भी हवा आ रही है तो ढूंढनी पड़ता था ये हवा किधर से आ रही है। अच्छा, अब ये बताएं कि ये अब इस किस्म की सिचुएशन में जब 25 लोग थे ना जी, अब 25 लोग साथ ट्रैवल करें, कोई बीमार हो जाता है, कोई ऊंच नीच हो जाती है, इसके बारे में बताएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे टूर पे ऐसा इस तरह का कोई बीमार भी नहीं हुआ। छोटी मोटी भाई मुख्तलिफ जुकाम, जगहों पे खा पी रहे होते हैं, पेट खराब हो ऐसा जाता है सीरियस बहुत। ऐसा सीरियस किसी के साथ भी नहीं हुआ। और अगर थोड़ा बहुत किसी को कोई सर दर्द है या कोई पेट का थोड़ा मसला है तो अपनी जो मेडिसिन हम लोग साथ लेके गए हुए थे, हमने उसी को मैनेज फर्स्ट एड किया, किट साथ उसी तरह उसी को मैनेज किया। मक्का में हमारे साथ हुआ, क्योंकि पूरी देखिए दुनिया से 21 लोग दिन आ रहे जाना, थे 21 दिन आना, जी। और वहाँ पे कितने दिन थे आप? वहाँ हम कोई ईरान में हम कोई 8 डेज़ हमारा ईरान का स्टे था, कोई मोर देन 12 डेज़ 15 डेज़ हमारा UAE में दुबई में स्टे था। फिर सऊदीया में मोर देन 1 मंथ हमारा वो था। टोटल हम कोई घर वालों को बॉस किसी ने मतलब नथिंग याद करते थे मतलब कितने महीने हो गए टोटल? 103 दिन जी, तकरीबन साढ़े 3.5 तीन महीने। महीने 3.5 महीने। नहीं तो आपको किसी ने कुछ नहीं कहा? कहते हैं जी, मतलब यहाँ तो नहीं बता सकते ना। नहीं बताएं ना जरा, हम भी चाहते कि नहीं, क्योंकि मैं यही सोचूं कि मतलब बेसिकली 1/4 ऑफ अ ईयर सबको आपने, पर्सनल कॉल आती थी। हाँ खूबसूरत तरीन नहीं, बट बता के गए थे कि हम 3 महीने बाद आएंगे, या लारा लगा के गए थे? फिर कहाँ सच छुट्टी बताएं। मिल रही थी, बता के नहीं गए थे। बता के जाते तो इतना पीरियड प्लान 2 महीने का था जी, वो थोड़ा एक्सटेंड हो गया, थोड़ा 1.5 1 महीना महीना extend हो सिर्फ, वो सुन ले, सिर्फ 1.5 महीना। वो खानदान से भी नहीं है, वो तप गई है। एंडी मैं भी यही सुन रही हूँ, ये 21 दिन हुई, और वो तो मैंने कहा कि 3.5 महीने जो घूमा है लड़के, बॉयज ट्रिप का सुना था, लेकिन ये तो कुछ और ही निकला। तो असल में लड़के नहीं थे ना, बाइकर थे। बाइक काफी एनर्जेटिक लग रहे हैं यहाँ से भी। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन कैन यू इमेजिन कि घर पे, अच्छा ये खाने की भी हमारे पास कुछ, ये कहाँ पे खा रहे हैं खाना बाय द वे करम साहब? वो देखिए ये लोकल कम्युनिटी थी जी यहाँ की, सऊदीया की। अच्छा, और उनका जो इनविटेशन पे हम लोग उनकी वैसे तरफ लोग गए थे। कहते होंगे कि हमने कहा था कि आ जाएं आप हमारी तरफ, तो ये तो 25 लोग आ ही उठा गए। के आ गए, तो आ ही गए हैं। मतलब 25 लोगों को खाना खिलाना, प्रॉपर डिनर पार्टी होती लेकिन है। मैं कहूँगा कि सऊदी अरब के लोगों में सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो उनकी मेहमान नवाजी है। वो अभी हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से अब तक वो जारी है उनकी। उनका दस्तरखान बहुत वसी है, हर बंदा मेहमान की ऐसे रिस्पेक्ट करेगा और अपनी कैपेसिटी में रहते हुए खूब सर्व करेगा, दस्तरखान को भर देंगे। ये चीज़ मैंने अरब के लोगों में देखी, और जिधर भी गए हैं उन्होंने हमारी खूब मेहमान नवाजी की। पाकिस्तानी ये जो अभी आप तस्वीर देख रही है ना, इसकी ये स्टोरी है कि हम लोग एक किसी की दावत पे जब वहाँ पहुँचे ना, तो ये वहाँ के लोकल अरबी हैं। तो जब हम बाहर निकले तो उन्होंने पूछा हमसे कि ये सब लोग कौन है, तो उन्हें बताया उन्होंने कि जी ये पाकिस्तान से आए हैं और बाइक पे उम्रा करने के लिए आए हैं। तो वो अरबी ना खान साहब को वो तो चिमड़ गया, वो कहता आप मुझे टाइम दें, कल का खाना आप मेरे साथ खाएं। अच्छा, तो हमने कहा कि हमारे पास 103 दिन हो गए। 103, तो वो फिर अब समझ आ उसने रही है। जबरदस्ती ये दावत हमारी जो अरेंज की अच्छा ना, उस पे जो जबरदस्ती की दावत थी ये। हाँ अच्छा वो जो चेहरों पे तो मुस्कुराहटें बहुत अच्छी खासी थी। हाँ अरबी जो था ना उसने पहले मिला ना, उन्होंने कहा जी हमारी जो टीम के हेड हैं, मेरा कहा कि वो है आप उनसे हमारे बात पापा। करें जी। टीम के हम 25 के हाँ पापा जो हैं। तो वो उन्होंने कहा जी आप उनसे बात करें तो वो फाइनल करेंगे तो फिर होगा। तो जब मतलब जरा ये भी देखें कि खाने पे बुला रहे हैं और फाइनल भी मुकरम साहब नहीं करना, क्या बात अच्छा है। वो टाइम हमारा थोड़ा सा ऐसे ऑब्वियसली था, क्योंकि 25 लोगों को हैंडल करने के हाँ। लिए एक बंदे को हेड करना पड़ता हमारी है, वरना थोड़ी इम्पॉसिबल। एक कमिटमेंट थी। तो मैंने उसको कहा कि आपकी बहुत मोहब्बत का शुक्रिया, तो कल हम टाइम नहीं निकाल पाएंगे। उन्होंने कहा नहीं आप थोड़ा टाइम निकालें, मेरे साथ खाना खाएं। मैंने कहा नहीं हम देखेंगे, बट चाय शाय ले लेंगे, खाने का तकल्लुफ़ नहीं करें।
तो उसने कहा नहीं आपने कल खाना खाना है। मैंने कहा कि हमारी कोई कमिटमेंट है। उसने फिर उसको इंग्लिश भी नहीं आती थी, उर्दू भी नहीं आती थी, और अरबी में हमारे साथ फिर वो ट्रांसलेटर पाकिस्तानी थे। उसने इशारा किया, उसने कहा कि अगर खाना नहीं खाओगे तो मैं पुलिस को कह के ना आपको अरेस्ट करवा दूंगा। यानी इतना उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। यानी तूने झूठे मुझे कभी खाने पे नहीं बुलाया, वो अगला उनको अरेस्ट कराने वाला था। ये बड़ी बुरी बात है वैसे। नहीं, मैं मुझे अपनी दोस्त पे लड़ा गुस्सा चढ़ रहा है कि उसने तो कभी झूठे बोल नहीं मुझे कहा आने के लिए, तो इधर तो आपको अरेस्ट कराने लगे थे। अच्छा, हमारे पास एक और तस्वीर है, आई वांट टू नो ये क्या है, ये कौन सी जगह है? ये जी उधर की नहीं मदीना की है। ये मस्जिद जो किबलतैन मेरे ख्याल में की तस्वीर है। किबलतैन, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, सो ये बताइए कि आपका सबसे अच्छा एक्सपीरियंस किधर का था? देखिए, उम्रा अपनी जगह, वो तो उससे बेहतर तो कोई एक्सपीरियंस हो ही नहीं सकता लाइफ का। उम्रे के अलावा सबसे जो बेहतरीन व्हाट वाज योर फेवरेट प्लेस, व्हाट वाज योर फेवरेट प्लेस? मैं आप तीनों से जानना चाहती हूँ। जो सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी ना जी, वो जो वेलकम था ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का, वो बहुत ज़्यादा था। मतलब वो हम जैसे ही दुबई एंटर किए हैं तो वो हमें खानों पे, चाय पे, एक सेकंड, हर जगह एंटर हो रहे हैं और हर जगह का अलग वीज़ा भी लगवाया। जी जी जी, अभी मैं इस पे आऊंगी। हाँ जी, तो वो हर जगह हमें जो उनका वेलकम था ना, वो बहुत ही मतलब कोई एक जगह तो या 103 हर जगह जगह में कोई जी, एक जगह तो ऐसी होगी जहाँ पे आपने कहा होगा कि यार यहाँ तो बहुत ही मजा है। मक्का में हुआ जी इसी तरह, और वो 50-60 लोग आ गए, उन्होंने कहा जी आप पाकिस्तान से हैं, ये लाहौर की नंबर प्लेट है। तो बहुत ज़्यादा कोई सेल्फी ले रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उनका अपना अंदाज था एक। स्वीट, दैट्स वंडरफुल। आपका फेवरेट? मैं जी जब 15 दिन हमने मक्का में गुजारे, उसके बाद जब मदीना पाक पहुँचे ना, मेरा वो ज़िंदगी का यादगार तरीन सफ़र रहा। और मदीना में हमारा 1 माह का पूरा ये स्टे है। और मदीना में जब हमें उन्होंने ऑफिशियल विज़िट करवाया, मेरे लिए इतनी बड़ी ऑनर थी कि मस्जिद नबवी की इंतज़ामिया और वो हमें लेकर जब हरम उस पूरे सहन से गुज़र के अपने ऑफिशियल जो पॉइंट था वहाँ तक वो गए। फिर उन्होंने हमें उनका जो पूरा म्यूज़ियम था उसका विज़िट करवाया। और फिर उस 1 माह में हम लोग रोज़ाना रोज़ा रसूल पे जाते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ पर जाके सलाम पेश करते थे। और वो सारा टाइम शाम का जो हम लोग उस सहन में बैठ के अपना गुजारते थे, मेरे लिए वो बहुत यादगार मेरा दिन था। मैंने 1 महीना जो वहाँ पे गुजारा है, और वहाँ की जो दोस्तियाँ थी, वहाँ के जो लोग जो शाम को चाय, अब्दुल रहमान सैदी साहब हमें वहाँ पे मिले, मदीना के बिल्कुल वो मस्जिद नबवी के पास ही रहते थे। वो रोज़ाना थर्मस, और उनकी मिसिज़ खासकर, तो खान साहब ने भी वहाँ पे चाय पी है। और वो इतना उनका प्यार था कि उनको पता था कि ये पाकिस्तान से आए। और जब उन्हें पता चला कि ये इतने दिन से ये होटल के खाने खा रहे हैं, तो वो हमारी भाभी जो थी वो घर से खाना पका कर लाती थी। और आते में आज साथ हमारे जहांगीर भाई थे। और ख़ास जो आपने पूछा, उसमें हमारा जो होटल था उसमें रूम नंबर 411 में इन्होंने हमें 8 लोगों को बंद कर दिया था कि हम लोग उधर रहेंगे। और वो 411 नंबर की जो यादें हैं ना, वो ज़िंदगी में कभी ना भूलने वाली यादें हैं। उसमें ये होता था कि खान साहब मैसेज टाइप करते थे तो एक बंदे की आवाज़ आती थी लाइट बंद, खान साहब मैसेज टाइप कर रहे हैं, सब उठ के बैठ जाते थे मोबाइल देखने के लिए कि खान साहब का मैसेज टाइप हो रहा है। खान साहब रोक देते थे, खान साहब का मैसेज रुक गया है, अब सब इंतजार कर रहे हैं खान साहब ने कब मैसेज। जब तक वो मैसेज आ नहीं जाता था, सब लोग बैठे मोबाइल देख रहे होते थे। खान साहब ना हो गए हिटलर पापा हो थे गए। ना। अच्छा, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, खर्चा जी हाँ, कितने ममालिक के वीज़े लगे, ये पूरा एक्सपीरियंस अगर कोई जाना चाहता है तो इसकी क्या प्लानिंग है, और ये एक दफ़ा तो कर लिया, ये एडवेंचर फिर करेंगे कि नहीं करेंगे, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। और एनी कुछ गाना भी सुना देना ब्रेक से आते हुए, एमी अपना समझ के। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या बात है, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। एक्चुअली एनी, यू आर सच अ टैलेंटेड एंड सच अ ब्यूटीफुल सिंगर, माशाल्लाह। एंड मेरी दुआ हमेशा से तुम्हारे लिए एक ही रही है कि अल्लाह ताला तुम्हें इतनी कामयाबी दे, इतनी कामयाबी दे कि समेटती रहो, लेकिन समेट ना पाओ, क्योंकि इतनी कामयाबी अल्लाह ताला ने, आमीन। बल्कि अल्लाह ताला हम सबको इतना कामयाब करे। अच्छा मुकर्रम भाई, एक सवाल मेरा हमेशा जहन में आता है आपके बारे में, गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है?
ऑब्जेक्टिव ये इन है- लाइफ मैं हमेशा आपको जब देखती हूँ तो मैं इंस्पायर भी बहुत होती हूँ, बट यू ट्रैवल एंड यू टेक पीपल विद यू एंड ये आप एडवेंचर्स करवाते भी हैं, खुद भी करते हैं। जी। व्हाट्स द गोल? अच्छा, स्टार्ट तो ऐसे था कि कुछ पैशन अल्लाह ताला ने बिल्ट इन किया होता है कि बिल्कुल। घूमे फिरे, लेकिन अब लास्ट फ्यू इयर्स मेरा एक ड्रीम है कि हर जगह पे पाकिस्तान के बहुत सारे दुश्मन हैं, पाकिस्तान से हर जगह पे Negative लोगों की होती है opinion है हमारे पाकिस्तान में। के। मेरा एक ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने दुनिया के खूबसूरत खित्तों में से एक बनाया है। अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी हुई है, तो क्यों इसको नेगेटिव आगे पोर्ट्रे किया जाता है। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान को दुनिया में मुतारिफ कराऊँ कि पाकिस्तान ऐसा नहीं है, ऐसा है टू मेक बेसिकली पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज पॉजिटिव। ब्लेस यू। हाँ, बस ये ख्वाहिश है, उसी को लेकर हम हर जगह पे जाते हैं, वो पाकिस्तान के झंडे को लेकर जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस टूर पे भी हमने बीइंग अ पाकिस्तानी, हम बिल्कुल एक इतनी सारी 22 करोड़ आबादी में एक डॉट हूँ मैं एक, तो अब मैंने अपने तौर पे एक एफर्ट की। अभी तो 25 डॉट्स थे। 25 डॉट थे बिल्कुल। तो वो हमने 25 ने एक एफर्ट की कि पाकिस्तान की में अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे हमें एक पॉजिटिव पाकिस्तान की को दिखाने में मज़ा आया, और हमने पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बड़ा मतलब अच्छा अरेस्ट होने develop- वाले थे खाना ना खाते तो। जी नेक्स्ट टाइम मेरा 26 में नाम रख लें, मुझे मजा सोच के देख इतना लें, मजा आ रहा है। ऑन एयर जा रहा है। आप भी नाम नहीं, तो मैंने लिखवा इसीलिए दें। बोला नहीं कुछ। ताकि मेहरबानी पहले बाइक चलानी सिखा दो। ये पिछले 2 साल से हमारी आपकी और मेरी कॉन्वर्सेशन जी, चल रही नहीं है बाइक बाइक चलाने। करें आप, माशाल्लाह आप देखें, आपको पूरी दुनिया देखती है, आपके इतने फॉलोअर हैं, तो आप जैसे लोग आएंगे तो पाकिस्तान में एक कंसेप्ट है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं सना को देखती हूँ, सना फाखर हमारी फिल्म स्टार हैं और वो प्रॉपर बाइकर हैं, और मैं देखती हूँ और मैं इतनी जेलस होती हूँ, कहती हूँ यार सना दबंग है। एंड द पॉइंट इज बाइक चलाना और बाइक सीखना एक्चुअली एक लाइफ स्किल है। ये एक लाइफ स्किल है, इट्स नॉट जस्ट समथिंग बेसिक। आई मीन यू नो। और अच्छा, वीज़ा प्रोसेस उससे पहले मुझे पता है एंटरटेनमेंट, अभी हमने थोड़ा सा हमने म्यूज़िक सुना, खूबसूरत कलाम सुना, मुझे पता है कि ये वहाँ पे एंटरटेनमेंट किस किस्म की थी। आप लोग ट्रैवल कर रहे थे तो डिफरेंट जगहों पे क्या एंटरटेनमेंट की जगहों पे भी गए, या बस ट्रैवल और रेस्ट और ट्रैवल और रेस्ट? गए हैं एंटरटेनमेंट की, हम क्योंकि एज ए टूरिस्ट भी ट्रैवल कर रहे थे, तो हमने बहुत सारी जगहों पे वहाँ के कल्चर को भी देखा, वहाँ की पार्टीज़ में भी गए, वहाँ के खाने भी खाए, लोगों को मिला। यानी हल्ला गुल्ला भी किया, सिर्फ ये नहीं था कि सारा दिन ट्रैवल किया बस हो गए, फिर सारा दिन नहीं, ट्रैवल इस तरह का बिल्कुल नहीं था। और जो उनकी टॉप कमरों में लॉक कर देते थे 8-8 लोगों को। 400 नहीं, वो तो एक 411 था ना? 411 कैदी नंबर 411। कैदियों नंबर 411। अच्छा, वीज़ा प्रोसेस का बताएं, पैसों का बताएं, ये चीज़ें ज़रा बताएं। अच्छा, वीज़े इसके लिए हमारी कोई तकरीबन 6 to 7 मंथ इस पे लगे, डॉक्यूमेंटेशन, वीज़े प्रोसेस सारा इस पे। तो वीज़े सारे आप यहाँ से अरेंज करके जाते हैं। तो हमने पहले ईरान का वीज़ा लिया, फिर यूएई का, अमारात का वीज़ा लिया, सऊदीया का वीज़ा लिया। तो ये वीज़े आपको पहले अरेंज करने पड़ते हैं। तो कितने वीज़े आपको अरेंज करने थे, कितनी जगहों के थ्रू? 3 कंट्रीज। तीन, अच्छा चले, तो नॉट बैड, इट वाजंट लाइक अ वेरी। तो सम टाइम आप जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि आप बाइक पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, बाइक एक स्लो मोड है, तो बाई ईयर तो आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क आप बता सकते हैं कि जी हमने इस टाइम से इस टाइम का वीज़ा चाहिए। इस किस्म की सिचुएशन में आपको एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स का वीज़ा चाहिए, ताकि आपके होता है पास कि आपकी मार्जिन हो। वैलिडिटी उतनी हो। तो क्योंकि ये जाते हुए भी आपने गुजरना है और आते हुए भी, और सिंगल एंट्री भी नहीं हो सकता। हाँ, सिंगल नहीं, हमने डबल एंट्री को अवेल किया। तो ये इस तरह का करके आप वीज़े सारे अरेंज करके जाएं। और जब से ये टेररिज्म की थोड़ी सी इश्यूज़ हुए, तो पाकिस्तानियों के लिए थोड़ा सा एक बैड ये है कि जब आप किसी और मुल्क में जाके वीज़े अप्लाई करते हैं, तो वो आपको कहते हैं कि आप इस्लामाबाद से एम्बेसीज हमारी हैं वहाँ से वीज़ा लें। तो ये थोड़ा सा इशू इस तरह के है, लेकिन बट उसमें हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे जो फॉरेन मिशन हैं, एम्बेसीज हैं, उन्होंने भरपूर ताउन किया वीज़ा लेने में। अच्छा, एक और चीज़ मैं जानना चाह रही हूँ कि देखिए 25 लोग ट्रैवल कर रहे थे, बाइक्स नहीं ख़राब होती थी, इश्यूज़ नहीं आते थे? बिल्कुल होती थी।
तो उनको किस तरह काउंटर करते थे? अब देखें ना 25 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, एक बंदे की बाइक खराब हो गई। छोटी मोटी उसमें परेशानी आती थी, वो तो हमारे पास टूल किट्स वगैरह थी, वो हम कर लेते थे और अल्लाह का शुक्र है कि कोई बड़ी परेशानी नहीं आई। एक आया मुकरम भाई का बाइक की बैटरी डाउन हो गई थी। आपकी बाइक की होनी थी बैटरी? इन्हीं की होनी इन्हीं की होनी थी। और लॉक करें लोगों को कमरों में, फिर क्या किया? उसमें ये था कि बैटरी का भी वहाँ से रेंज हो गया था। हाँ। और अगर रास्ते में चलते किसी की बाइक पंचर हुई है ना, तो सब लोग उनके घर से थोड़ी सी प्रैक्टिस पहले से है, क्योंकि पहले भी ट्रैवल करते रहते हैं, तो पंचर भी हम लोगों ने खुद लगाए। और उस पर फिर अगर किसी का चैन टूट गया या चैन लूज हो गया तो ये छोटे छोटे काम हम खुद कर लेते थे और ज़्यादा किसी को कोई इशू नहीं बना। मतलब इन 3 मंथ्स, 3 होते रहे इस तरह के। हम एक ट्रैवल कर रहे थे फ्रॉम मदीना टू हाइल, हम जा रहे थे। इट्स 480 किलोमीटर। तो हम थोड़ा उसमें 480 किलोमीटर में कुछ भी नहीं है रास्ते में, कोई शॉप नहीं है, कोई सर्विस एरिया नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई वर्कशॉप नहीं है, इवन इमेजिन करें कोई दरख्त भी नहीं है। दरख्त भी 480 किलोमीटर पे कुछ भी नहीं है। तो हम चलते 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 थक गए, फिर थोड़ी देर हाँ बैठे, वो फिर थोड़ा लेट हो गए, हमें डिस्टेंस का भी कोई आइडिया नहीं था। तो रात हो गई, हमें 9 साढ़े 9 बजे एक बाइक की चेन टूट गई। अब चेन एक टेक्निकल चीज़ है कि उसको करना, और चेन जैसे ही टूटी, मैं एंड पे टेल पे था, तो वो चेन लिपट के ना वो पीछे गिर गई और हम कोई 1 किलोमीटर आगे जाके ब्रेक लगी उसकी। तो वो फिर हम, रात का अंधेरा था और पूरा डेजर्ट था, ट्रैफिक भी बहुत कम, कोई 30-40 मिनट के बाद एक ट्रक ने गुजरना। वो थोड़ा वो भी क्यों रुक के आपकी हेल्प करेंगे? उनके कोई नहीं रुकता वहाँ, क्योंकि जाहिर वहाँ पे इतनी सुनसान जगह पे कौन करता है? बिल्कुल। तो वो हमने पहले चेन ढूंढते रहे रोड पर, जो चेन ही नज़र आ रही थी, वो फिर चेन ढूंढी, फिर उसको एक दफ़ा लगाया, लगा के फिट किया, वो थोड़ी चली, फिर टूट गई। फिर हमने दूसरे लड़के से एक पुरानी चेन थी, उसको लिया, उसके पीसेस काट के फिर लगाए। वो रात को हम कोई 12:30-1 बजे हम फारे हुए और वो बिल्कुल बैरन था। तो ट्रैवलिंग नाइट की ज़्यादा थी या डे की? नहीं, हमारी डे की थी। उस दिन हमारा डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा था और ऑब्वियसली कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कितना क्या है, और टेक्निकल इश्यूज भी बड़े नहीं था रास्ते में। ट्रैवल आप लोग डे में ही कर रहे हैं? डे का जी, इट्स सेफ कि आप अर्ली मॉर्निंग आप ट्रैवल करें, और एक इंटरनेशनल है सेफ्टी का कि बिफोर सनसेट आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं हर हालत में। जो लोग ट्रैकिंग वगैरह करते हैं वो तो आपको पता है नाइट ट्रैवलिंग भी करते हैं, बिकॉज वो एक मुख्तलिफ सिलसिला होता है। बट ये हाँ, इस किस्म अगर कोई इमरजेंसी हो जाए और ग्रुप में है, आप सेफ सिक्योर फील कर रहे हैं, देन यू कैन ट्रैवल एट नाइट। अच्छा, हमारे पास एक और तस्वीर भी हमने, वो भी ये कौन सी जगह है? ये तो बिल्कुल सुनसान खंडर लग रही है। ये बड़ी दिलचस्प जगह है। ये जो है ना हातिम ताई के हम गाँव में गए थे। ये हाइल के करीब है। हातिम ताई का भी गाँव, हम उनकी कब्र पे भी गए थे। ये उनका घर है और साथ उसकी कब्र भी है उसकी। हातिम ताई बड़ा सखावत में उसका बड़ा नाम है। वो नॉन मुस्लिम था, लेकिन उसकी जो सखावत थी, उनका दस्तरखान था, वो बहुत ही बाकमाल था। और हजूर करीम, जो रिवायात में है कि हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसकी आदतें, ये है काफिर, लेकिन इसकी आदतें मुसलमानों वाली हैं और अल्लाह का इसके ऊपर करम हो। फिर कहते हैं कि उसका बेटा जो अदी बिन हातिम था, वो फिर बाद में मुसलमान हो गया और पूरा कबीला उनका। तो ये उसकी हम गाँव गए, उसकी कब्र भी देखी, और वो ये उसका पुराना घर हो। यानी कि इट वाज अ ब्यूटीफुल एडवेंचर जी। अच्छा, अब ये महंगा कितना था? ये तो लग रहा है कि 40-40, 50-50 लाख पर बंदे का खर्चा हुआ होगा, बिकॉज देखे ना, आप ट्रैवल कर रहे हैं, होटल का स्टे है, वीज़े हैं, 1000 और चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा ये है कि जब आप ट्रैवल करते हैं तो पेट्रोल, उसको पेट्रोल का भी खर्चा होता है। हाँ, अपने बजट के हिसाब से उसको मैनेज करते हैं। तो ग्रुप क्योंकि बड़ा था, उसके लिए ये है कि आप शेयरिंग पे बड़े रूम ले लेते हैं। खाना जो है ना, वो भी शेयरिंग पे आ जाता है, इकॉनमी में आ जाता है। तो उस हवाले से हम 8 लोग लॉक कर दें कमरे में, तो सम टाइम ऐसा हुआ है कि शेयरिंग वो हम लोग अपने ना उस ग्रुप को साथ लेके चल रहे थे, तो हम इकट्ठा रहना ज़्यादा हमें अच्छा लगता है। जहाँ ये ठहरे उन दिनों वहाँ होटल एक तो अवेलेबल नहीं थे, और मदीना का एक पार्ट जो है ना, उन्होंने आजकल डिमोलिश किया, उसकी न्यू कंस्ट्रक्शन हो रही है।
तो उन दिनों काफ़ी जो ज़ायरीन थे काफ़ी परेशान थे। तो ये कोई तकरीबन 15-20 दिन ये उसी होटल में रहे, उसका अल्टरनेट कोई नहीं हो रहा था। मदीना और मक्का में थोड़ा इशू ये है कि पूरी दुनिया से लोग आते हैं बाई ईयर टैक्सी से उतरते हैं, होटल चले जाते हैं, होटल से उन्होंने उम्रा किया, प्री बुक होती है ना सारी चीजें। अगेन अच्छा, आप लोगों की कोई गारंटी नहीं जो है। चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, पूरी दुनिया से आते हैं, होटल वालों ने अपनी पार्किंग नहीं रखी हुई। उनको पता है जो पाकिस्तान से, इंडिया से, सूडान से, इंडोनेशिया से आएगा उसकी पार्किंग तो नहीं होनी। तो होटल की हमें 25 बाइक्स को पार्क करना जो है ना, ये बड़ा इशू था। जिधर जाते थे वो कहते थे पार्किंग नहीं है, और गली में अगर खड़ी करें तो वो शुरते उठा के ले जाते थे कि बाइक जो भी बाहर पार्किंग होगी। तो ये बड़ा इशू होता था। होटल हम बुक करते थे, जब जाते थे तो फिर हमने पहले उनको बताना शुरू कर दिया कि हमें रूम चाहिए, कहते थे ओ इट्स ओके। जब हम कहते थे 25 हमारे पास बाइक्स जो हमारी महबूबाएँ हैं वो भी हमारे साथ हैं, तो वो फिर कहते थे इनको कहाँ ठहराएंगे। तो वो मक्का में और मदीना में पार्किंग बिल्कुल नहीं है। जो बड़े 4, 5, 6 स्टार होटल्स हैं उनके पास तो है। हाँ, लेकिन फिर बजट आपका ख़राब हो जाता है वो ना बजट सारा। ख़राब हो जाता नहीं तो कितना पर पर्सन कितना? पर पर्सन हमारा कोई हम क्योंकि थोड़ा ओवरस्टे हो गया प्लान से, हम ज़्यादा चले गए थे, तो कोई 1 मिलियन के करीब हमारा, यानी कि 10 लाख 3.5 महीने, एक पर्सन, अबाउट 10 लाख 3.5 महीने पर पर्सन। नॉट बैड। तो अगर कोई अब एंड में, क्योंकि हमने अपने शो को कंक्लूड भी करना है, वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला, और एनी आपसे हमने हल्का फुल्का सॉन्ग भी अभी और सुनना है, तो ये बताइए कि अगर कोई इस किस्म की चीज़ प्लान करना चाहता है, जाना चाहता है, तो आप क्या कहेंगे उसको, क्या एडवाइस? जी बिल्कुल। इस टूर का मकसद भी यही था हमारा कि पाकिस्तानी जो है ना बाहर जाएं, पाकिस्तान की जो प्लेट्स हैं, नंबर प्लेट्स हैं, वो बाहर आपको दिखे। लाहौर की प्लेट्स, इस्लामाबाद की प्लेट्स, पाकिस्तान के फ्लैग बाहर दिखे। तो यही मकसद था। तो पाकिस्तानी जाएं जी बिल्कुल। ये एक अब रास्ते खुल गए हैं। जो दुश्वारियाँ थीं, जो प्रोसीजर था, एक जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में अब 73-4 ईयर में ये फर्स्ट टाइम एक ग्रुप गया, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो बैरियर सारे हटा के आए हैं। तो बिल्कुल इसको करें। उसमें टूरिज़म डिपार्टमेंट है, हमारा क्लब, हमारी कम्युनिटी है, तो उसमें जिस कदर भी फैसिलिटेट करेंगे हम उसको लोगों ने रब्ता किया है। मस्जिद नबवी में 2 फैमिलियाँ मुझे मिली हैं, मिस्टर और मिसिस। उन्होंने मुझे कहा कि हम भी इस तरह बाइक पे आना चाहते हैं, तो आप लोग हमारी क्या हेल्प करेंगे? तो मैंने कहा उन्हें कहा पाकिस्तान आके हमसे रब्ता करें इंशाल्लाह। और हम आपके साथ नेक्स्ट प्लान करेंगे। नहीं, वो अकेले भी जा सकते हैं, उसमें कोई इतना अकेले भी जा सकते अकेले भी जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उम्र मुबारक, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। थैंक यू फॉर ब्रेकिंग मोर बैरियर्स। आप तो ब्रेक करते ही रहते हैं, ऑल ऑफ यू टुगेदर। मुकर्रम तरीन खान ने हमें आज ज्वाइन किया, गजनफर बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया, एंड नज़र सईद ने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच गाइस, ब्लेस यू। सही नाम बोले हैं सबके? सही, ठीक है। एनी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये बता दें जल्दी से कि आपकी एजुकेशन का जो आपने अपना एक इंस्टीट्यूट बनाया उसका क्या स्टेटस है? उसका तो बड़ा अच्छा माशाल्लाह। आपको पता है जब आप किसी मंजिल पे शुरू हो जाते हैं तो वो माशाल्लाह अभी कुछ मोटिवेशनल जो क्लासेस हैं वो A लेवल्स की वो भी ले रही हूँ, और माशाल्लाह अपने स्टूडेंट्स हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग पे भी, अपनी भी कैरेक्टर बिल्डिंग पे भी बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रही हूँ। कोशिश करती हूँ कि पहले अपने आप से शुरू करूँ, और बच्चों के साथ तो कर रही हूँ ना। माशाल्लाह मेरे स्टूडेंट्स का एडमिशन अच्छे कॉन्वेंट में जो है वो हुआ है माशाल्लाह। कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी जान, ब्लेस यू। आपसे सॉन्ग सुनते सुनते शो कंक्लूड करते हैं। आ जाओ मेरी जान। एंड जूफिशा ने भी बीफ पुलाव तैयार कर दिया, काली मिर्ची वाला, जो काफ़ी मज़े का है। थैंक यू सो मच।